टुडे आई एम हेयर फॉर योर आंसर राइटिंग सेशन, मास्टरिंग आंसर राइटिंग। तो कौन कौन लोग ऑलरेडी मास्टर्स हैं आंसर राइटिंग? कौन कौन लोग हैं जो अभी तक मतलब जिन्होंने एक भी आंसर नहीं लिखा कभी? आइफा, गुड। और किस किस को लगता है कि उनको आंसर राइटिंग आती है, मतलब अच्छा खासा लिख सकते हैं? अगर मैं अभी आंसर लिखने को दूंगा तो वो लिख लेंगे कुछ ना कुछ से। मतलब अगर अभी प्रीलिम्स आ रहा है, आप लोग कौन कौन इस साल प्रीलिम्स में अपेयर होने वाले हो? अगर आप लोगों का प्रीलिम्स हो जाएगा तो कौन कौन किस किस को लगता है कि मेंस में आंसर लिख सकते हैं? आपको लगता है? गुड। एक्चुअली मैं हमेशा जब भी क्लास स्टार्ट करता हूँ तो मैं ना एक कंपटीशन का कंपैरेटिव एनालिसिस दिखाता हूँ कि कंपटीशन एक्चुअली है क्या, कहाँ compete करने जा रहे हैं। पढ़ तो सभी लोग रहे होते हैं ना, पढ़ रहे सभी लोग हैं, बट अगेन 12 लाख लोग। पेन ड्राइव एक बार ये ऑपरेट कर देना, मेरे से ओपन नहीं हो रही है। 12 लाख लोग हर साल अपेयर हो रहे हैं बट 1000 लोग सिलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है? तो कंपटीशन ये नहीं है कि मतलब 12 लाख लोगों में से 1000 लोग सिलेक्ट हो रहे हैं। कंपटीशन, मैं अभी आपको बताता हूँ कि कंपटीशन कहाँ आ रहा है और क्यों आंसर राइटिंग इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। मतलब हम पूरे साल पढ़ते रहते हैं। स्टार्ट नहीं हो गया? ओके, हाँ सर, ये दे दो अगर हो सकता है तो। ओके सर, ये लेकिन जेब में रखना पड़ेगा क्या? इसको कैसे रहता है सर ये? और तो ये एक बार ये लगा दीजिए। सो एम आई ऑडिबल? आवाज़ आ रही है? आ रही, इसकी आवाज़ आ रही? ओके। पेन ड्राइव आपने ऑपरेट कर दी? वो स्टार्ट आप ही देखो। आवाज़ आ रही है अभी लास्ट में? ठीक है, एक बार पेन ड्राइव कर दो। तो मैं आप लोगों को मोटे मोटे तौर पे एक्चुअली यूपीएससी का जो कंपटीशन, एक्चुअली डेटा जो स्टैटिस्टिक्स वो रेगुलर आती रहती हैं और रिपोर्ट्स, उसके हिसाब से मैं आपको एग्जैक्ट डेटा बता सकता हूँ। स्टेट पीएससी का डेटा एक्चुअली आता नहीं है रेगुलरली, पेपर अभी कुछ सालों से रेगुलर हो रहा है बट पहले होता नहीं था, तो हमारे पास वो डेटा नहीं है। तो मैं यूपीएससी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज मिलेंगी, पुलिस सर्विसेज मिलेंगी, अकाउंट सर्विसेज मिलेंगी या फिर कोई और सर्विस मिलेगी। सर्विसेज तो सभी अच्छी होती है बट कौन सी सर्विस मिलेगी वो 20 मार्क्स से डिसाइड हो जाता है, ठीक है? तो आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इसलिए। दूसरा, आंसर राइटिंग कभी कोई सिखाता नहीं है और यूपीएससी ने भी आज तक कभी स्पेसिफिकली कभी कोई मॉडल आंसर दिया नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा, है ना, इंटरनेट पे जब भी जाते हो मॉडल आंसर, वो मॉडल आंसर एक्चुअली कोचिंग इंस्टीट्यूट के होते हैं। यूपीएससी ने क्या बोला है वो उन्होंने अपनी नोटिफिकेशन में बोला हुआ है। और किस किस ने यूपीएससी की नोटिफिकेशन में पढ़ा हुआ है कि यूपीएससी को आपसे आंसर राइटिंग में क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो लोग? किसी ने देखा है कभी नोटिफिकेशन खोल करके? कोई भी नहीं है, ओके। हाँ, ये मेरी वाली नहीं है, ये वाली SR UFT। तो आज बहुत सी मिथ्स एक्चुअली आंसर राइटिंग को लेकर के जो हैं मैं वो क्लियर करूंगा। उसके बाद जो बच जाएगा वो सब सही होगा, क्योंकि सही चीज़ें बहुत कम है और मार्केट में मिथ्स बहुत ज़्यादा हैं कि आंसर में बुलेट्स में लिखो, आंसर को पॉइंट्स में लिखो, आंसर को पैराग्राफ में लिखो, हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, है ना। बहुत से क्वेश्चंस होते हैं, लास्ट में मैं क्वेश्चंस भी लूँगा। मेरे से और वापस अगर बोर्ड मेरे को स्टार्ट करना होगा, वापस बोर्ड यहीं से। ओके, थैंक यू। एक बार ही थोड़ा शांत हो जाओ, ठीक है?
एक्चुअली मैं ये एक एक जो इनकी गाइडलाइंस है मैं उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा कि मतलब क्या है। लास्ट में आई थिंक नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है? नहीं दिख रहा, चलो मैं बोल लूँगा और फिर मैं लिखवा भी लूँगा एक बारी जब मैं अपने वर्ड्स में बोलूँगा। यूपीएससी सबसे पहले बोलता है कि द कमीशन हैज़ डिस्क्रिशन टू फिक्स क्वालिफाइंग मार्क्स इन एनी और ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ द एग्जामिनेशन। वो यूपीएससी का वो कभी भी 33% से 40% पे भी जा सकता है, 50% पे भी जा सकता है। क्वालिफाइंग पेपर्स होते हैं ना, जैसे इंग्लिश होता है, उसका एक लैंग्वेज पेपर होता है, तो वो यूपीएससी कभी भी अपने डिस्क्रिप्शन से चेंज कर सकता है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आप लोगों ने अगर कभी पेपर देखा हो तो वो क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट होती है। ऐसा नहीं होता कि आपको एक क्वेश्चन पेपर आ जाएगा और फिर शीट्स मिलेंगी और आप एक्स्ट्रा शीट्स मांगोगे, ऐसा नहीं होता। एक क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट आती है जिसमें क्वेश्चन लिखा होता है और उसके नीचे उतनी स्पेस डेजिग्नेटेड होती है। अभी यूपीएससी अभी मोस्टली 10 मार्कर पूछ रहा है, 15 मार्कर पूछ रहा है, 20 मार्कर के क्वेश्चन पूछ रहा है। कल यूपीएससी का मन करेगा वो 50 मार्क्स का पूछ लेगा, है ना। जैसे एसए में 125 का पूछता है, 2 एसेज करने होते हैं आपको। आपके पास 2 सेक्शंस होती हैं एसए में, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपके पास 4 क्वेश्चंस होते हैं और सेक्शन बी में आपके पास 4 क्वेश्चंस होते हैं। दोनों में से आपको एक एक एसे करना होता है। एसे राइटिंग पे ही आ जाते हैं। और यूजुअली अगर 2017 या 18 तक देखें हम, तो यूजुअली यूपीएससी एक पैटर्न फॉलो कर रहा था। वो 8 क्वेश्चन में से अराउंड 4 या 5 क्वेश्चन जनरल आपके जीएस बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा था। जैसे ग्लोबलाइजेशन पूछ लिया, एजुकेशन पे पूछ लिया, हेल्थ पे पूछ लिया, विमेन एम्पावरमेंट पे पूछ लिया। 2017-18 के बाद यूपीएससी ने ट्रेंड चेंज किया। यूपीएससी फिलोसॉफिकल एसेज पूछ रहा है। मैथ्स इज द म्यूजिक ऑफ रीजनिंग, राइट इन 1215 वर्ड, 125 मार्क्स। कैसे लिखोगे, है ना। ड्रीम्स दैट शुड नॉट लेट इंडिया स्लीप, ठीक है, फिलोसॉफिकल एसे। अभी 1250 वर्ड में लिखना है। इवन मैं एक्चुअली अगर आपको भी बोल दूंगा ना कि आप खुद पे ऐसे लिखो 1250 वर्ड में, तो मुझे लग रहा है अराउंड 90% से ज़्यादा लोग नहीं लिख पाएंगे 1250 वर्ड। एंड द प्रॉब्लम इज यूपीएससी ने बोला कि उनको फ्लो चाहिए। मैं भी दिखाऊंगा यूपीएससी ऐसे राइटिंग के लिए क्या बोल रहा है। एग्जैक्ट एक्सप्रेशन एंड फ्लो चाहिए। 1250 वर्ड में खुद के लिए लिख रहे हो या फिर किसी टॉपिक पे लिख रहे हो, तो फ्लो कैसे बनाओगे। होता ये कि हम जब भी कभी आंसर लिखने जाते हैं तो क्या होता है कि थॉट्स रैंडमली आते हैं, ठीक है। कि जैसे विमेन पे लिखने जा रहे हैं तो कोई एनजीओ है, जैसे ASER रिपोर्ट आती है ना, या कोई और प्रथम ऑर्गेनाइजेशन है किसी का, वो डेटा याद आ गया। फिर कहीं से विमेन को लेकर के जो क्रिमिनलाइजेशन का डेटा है वो डेटा आपको याद आ जाता है। तो आप कभी पहले पैराग्राफ में कुछ लिख रहे हो, डेटा कोड कर रहे हो, फिर थर्ड पैराग्राफ में डेटा कोड कर रहे हो, तो वो डेटा जो होगा वो जब वो पढ़ रहे होंगे तो वो देखने में अच्छा नहीं लगता, वो फ्लो नहीं लगता। क्या पढ़ते हुए आ रहे हो, फिर वो ब्रेक हो रहा है, फिर वो जा रहा है। तो एग्जामिनर क्या करेगा, वो 125 में से फिर 30 या 40 मार्क्स ही देगा। और 2 ही पेपर होते हैं हमारे पास जिनमें सबसे ज़्यादा मार्क्स सिक्योर किए जा सकते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एसे एंड एथिक्स। GS3 लास्ट टाइम यूपीएससी टॉपर वाज 88 आउट ऑफ 250, ठीक है। और 110 मार्क्स आ रहे होते हैं जीएस में, ठीक है। टॉपर्स के बता रहा हूँ मैं, ठीक है, कि हर साल यही चल रहा होता है ट्रेंड। और बाकी लोग, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो 80-90 पे लेकर के भी सिलेक्ट हो रहे होते हैं, बट वो कैसे सिलेक्ट हो रहे होते हैं? उनके पास 4 पेपर है जहाँ पे वो, आपको पेपर का पैटर्न पता है ना, पूरा पेपर कौन कौन से पेपर्स होते हैं, किस किस को पता है कितने पेपर्स होते हैं, किस किस को नहीं पता है? सबको पता है, तो ठीक है, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपका प्रीलिम्स होगा उसके बाद आपको स्टार्ट करना है, 2 पेपर होंगे, एक लैंग्वेज का पेपर होगा और उसके बाद एक इंग्लिश का पेपर होगा, और एक जो भी आपकी लैंग्वेज होगी, जो हिंदी उर्दू जो भी आप 22 लैंग्वेज में से सिलेक्ट करोगे वो होगा। फिर उसके बाद आपका एसे राइटिंग आता है। एसे राइटिंग के लिए यूपीएससी ने कोई सिलेबस नहीं बताया हुआ है कि ये वाले एसेज पूछूंगा, यहीं से पूछूंगा, लेकिन कुछ एक लाइन्स है, मैं वो आपको बताऊंगा जिससे क्लियर हो जाएगा। फिर आते हैं GS 1, 2 और 3। 4 इज़ थोड़े लिटिल बिट वो डिफरेंट है, उसके लिए अलग से आंसर राइटिंग होती है, बट 1, 2, 3 की आंसर राइटिंग थोड़ी सिमिलर रहती है। हम उस पर स्पेसिफिकली भी अगर टाइम बचेगा तो मैं GS 1, 2, 3, 4 वैसे भी करवा दूंगा, बट ओवरऑल मैं आंसर लिखना सिखा दूंगा। इतना मेरे को लग रहा है, मेरे को कॉन्फिडेंस है कि जो आप लोगों के मिथ्स हैं और जिसको डर लगता है आंसर लिखने में, वो आंसर लिख लेगा। एक टॉपर ने बोला, एक्चुअली टॉपर्स बहुत सी चीज़ें बोलते हैं, बट एक टॉपर ने बोला कि एटलीस्ट आपको सिलेक्ट होने के लिए 3000 प्लस आंसर्स लिखने हैं। और ये मैं भी मानता हूँ, मतलब 3000 एक बारी में तो नहीं होगा ना, रोज़ का 1-2 आंसर लिखोगे तो 3000 तक भी पहुँच ही जाओगे।
ट्रस्ट मी, व्हेन आई वाज राइटिंग मेंस फॉर फर्स्ट टाइम, तो मैंने इतना ज़्यादा मेरे को नहीं पता था कि कैसे आंसर राइटिंग करनी है, क्या सब करना है। तो मैंने तब ऐसा होता था कि पहले सुबह एक पेपर होता था और शाम को एक और पेपर होता था। तो मैंने एक पेपर सुबह लिखा, फिर शाम को लिखा पहले दिन, तो ठीक है थोड़ी एनर्जी थी, यंग है तो लिख लिया। लेकिन जब दूसरे दिन भी सेम ऐसा ही किया ना, तो ट्रस्ट में जब मैंने पेपर 1 लिखा, उसके बाद मेरे को पेन हो रही थी यहाँ पे। तो मैं जब बाहर निकला, मैंने घर वालों को बोला वॉलिनी लेकर के आओ। मैंने वॉलिनी लगाई और उसके बाद मैंने फिर दोबारा लिखा, और यहाँ पे गड्ढा पड़ जाता है। ट्रस्ट में जब ये होना लग जाए, जब ये होना स्टार्ट हो जाएगा ना, तो समझना कि कहीं ना कहीं आंसर राइटिंग के पास पहुँच चुके हैं। क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें लग रहा होता है कि मैं बेस्ट आंसर लिख लूँगा। बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा होता है जब पहली बार सिलेक्ट हो रहे होते हैं कि मैंने तो सब पढ़ा हुआ है, कंटेंट 1-2 साल से आप लोग पढ़ ही रहे हो, और हमें लगता है कि हम बेस्ट आंसर लिखने जाएंगे। बट फिर पता लगता है कि 20 में से 15 ही क्वेश्चन लिख पाएँ और लास्ट के 10 मिनट में भी 5 क्वेश्चन लिखने, तो फिर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी, पहली चीज़। दूसरी, टॉपर्स कभी भी बेस्ट आंसर नहीं लिख रहे होते, मतलब सबसे दुनिया का सबसे बेस्ट या क्वालिटी वाला आंसर नहीं होता है, एक एवरेज आंसर होता है। बट 20 के 20 आंसर एवरेज आंसर्स होते हैं, समझ रहे हो। अभी मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा कि कैसे मार्क्स ऊपर नीचे जाएंगे। अगर 10 क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे लिखे और अगले 10 में क्वालिटी हैम्पर हो गई, तो जो इंसान एवरेज लिख रहा है ना, जिसको 10 में से 6 या 5 मार्क्स मिल रहे हैं या 20 में से 10 मिल रहे हैं, वो आपसे ज़्यादा मार्क्स ले लेगा। फर्स्ट थिंग। सेकेंड इज, if candidate's handwriting is not easily legible, legible is understandable. If candidate's handwriting is not easily legible, a deduction will be made on this account from the total marks otherwise accruing to the candidate. मतलब समझ रहे हो, यहाँ नेगेटिव मार्किंग का कंसेप्ट है। ये कभी आपको किसी ने नहीं बताया होगा और ना ही कभी समझ पाओगे कि हैंडराइटिंग से नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अब कैलीग्राफी सीखनी है जा करके या कर्सिव का कोर्स करोगे। जब मैं दिल्ली में था तो वहाँ ना बोर्ड्स लगे होते थे हैंड राइटिंग कोर्स के। इसको इतना वैसे भी नहीं लेना, बट आप जो लिख रहे हो ना वो समझ आना चाहिए। मैं आंसर्स इवेलुएट करता हूँ बहुत से बच्चों के, बहुत लोग उनका देखने में अच्छा नहीं लग रहा होता जो लिखा होता है, मतलब जो स्टाइल होता है वर्ड्स का ना वो नहीं होता, बट जब तुम पढ़ने लगते हो वो समझ आ जाता है। ये वही चीज़ है कि समझ आना चाहिए जो आपने लिखा हुआ है। अदरवाइज अगर आपके 10 में से 7 मार्क्स आ रहे हैं तो 1 मार्क्स पेनल्टी होगी और 6 मार्क्स मिलेंगे। ये है हैंड राइटिंग का रूल। और ये मेरे मन की वो वाली नहीं है, ये यूपीएससी ने बोला हुआ है, मैं वो बता रहा हूँ। थर्ड इज, मार्क्स विल नॉट बी अलॉटेड फॉर मेयर सुपरफिशियल नॉलेज। सुपरफिशियल नॉलेज समझते हो क्या होता है? कि मान लो कि कुछ नॉलेज बेस्ड या पूछा हुआ वैल्यू एजुकेशन पे पूछा हुआ है, या फिर एजुकेशन विदाउट वैल्यू क्रिएट्स डेविल्स, या ऐसा कुछ पूछा हुआ है, और आप लोग लिख रहे हो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, पूरा वही छाप दिया, या फिर डेविल्स पे ही लिख दिया, है ना, कि जो डेविल्स के बारे में पता था, या फिर सिर्फ एजुकेशन के बारे में लिख लिया, तो टॉपिक से भटक रहे हो। ठीक है, आपको अभी नेक्स्ट वाले में भी बताऊंगा कि एग्जैक्ट एक्सप्रेशन होना चाहिए। मार्क्स सुपरफिशियल नॉलेज के लिए नहीं आएंगे, इसका मतलब ये है कि आपके पास डेप्थ होनी चाहिए। और डेप्थ कैसे आएगी? कोई बताएगा मेरे को डेप्थ कैसे आएगी? किसी भी सब्जेक्ट में डेप्थ कैसे आएगी? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको, आप पहली बार ही पढ़ रहे हो, सोशलाइजेशन पढ़ रहे हो, ठीक है, आपको अभी तक पता नहीं है सोशलाइजेशन, और मैंने पढ़ने के लिए एक पेज दिया आपको कि ये पढ़ो सोशलाइजेशन, ये है। सभी लोगों ने पढ़ा। अब डेप्थ किस में आएगी और किस में सुपरफिशियल नॉलेज होगी? जो सिर्फ एक बार पढ़ेगा उसके पास होगी सुपरफिशियल नॉलेज। उसको ऊपर ऊपर से 2, 3, 4 कंसेप्ट पता होंगे सोशलाइजेशन के अंदर। प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता है, बट उसके अंदर का थिंकर भूल गया होगा। जैसा ही तुम थिंकर लिखोगे, एक्चुअली मैं एथिक्स पढ़ाता हूँ, मेरा मेन सब्जेक्ट एथिक्स है, और मैं एथिक्स कैसे पढ़ाता हूँ? मैं एथिक्स में ये बोलता हूँ कि आपका जो पूरा सिलेबस है उसमें 10 टॉपिक्स हैं, 10 के 10 टॉपिक्स का एक एक थिंकर पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन इज अबाउट रोल ऑफ पेरेंट्स इन वैल्यू एजुकेशन। आपको पता होना चाहिए कि पेस्टोलॉजी एक थिंकर है, उसने वैल्यू एजुकेशन पे पेरेंट्स के रोल पे क्या बोला हुआ है। द मोमेंट यू आर राइटिंग पेस्टोलॉजी, अकॉर्डिंग टू पेस्टोलॉजी द रोल ऑफ पेरेंट्स इन वैल्यू एजुकेशन, इन इनकलकेटिंग वैल्यू एजुकेशन, उसके बाद अपना लिख लो जो आता है आपको। इससे साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ता है अगले इंसान को पढ़ने वाले पे कि इसको पता है, इसके पास डेप्थ है। अब ये तो मैं हैक बता रहा हूँ, लेकिन हैक काम नहीं आएगा हर जगह, डेप्थ चाहिए। और ये हैक्स तब आते हैं
जब आप बेसिक कर चुके होते हो। और एक चीज़, मार्क माई वर्ड्स, आंसर राइटिंग का कोई एक, मैं भी आकर के ना एक रामबाण आपको नहीं दे सकता कि ये ले लो, ये जो मैंने पढ़ा लिया अब आपके आंसर अच्छे हो जाएंगे। ये बड़ी बेसिक एग्जांपल होती है कि कितने लोगों को साइकिल चलाना आता है, बाईसाइकिल, कितने लोगों को चलाना आता है बाईसाइकिल? तो पहली बार जब आप साइकिल चलाने लगे थे तो गिरे होगे, है ना? नहीं गिरा? कौन नहीं गिरा था? आप आंसर राइटिंग में भी नहीं गिरोगे फिर, ठीक है? तो जब हम पहली बारी साइकिल चलाने लगते हैं तो हम गिरते हैं बहुत बारी, है ना? चलते चलते बैलेंस खराब होता है, गिर जाते हैं। सिमिलरली जब आप अपने पहले 50 आंसर लिखोगे ना, वो बहुत पैथेटिक होते हैं, और जो लोग नहीं गिरे वो यही वाले 50 वहाँ भी लिख करके आएंगे। कहानी शुरू होती है 50 आंसर्स लिखने के बाद। ये जो पैथेटिक आंसर्स लिख लिए ना, इसके बाद आप इनोवेट कर सकते हो। मैं आपको बेसिक्स बता सकता हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है जो मैं बताऊँगा यही बेस्ट आंसर होगा। एक बारी अगर आप वो बेसिक्स को मास्टर कर चुके हो, उसके बाद आप खुद इनोवेट कर सकते हो। टॉपर्स के आंसर्स देखो, वो कैसे खेल रहे होते हैं, है ना? जो मन कर रहा होता है किसी भी तरीके से इनोवेट कर रहे होते हैं। पहले क्वेश्चन में किसी अलग तरीके से इनोवेट कर रहे हैं, दूसरे में अलग तरीके से कर रहे हैं, बट प्रोवाइडेड फिर आपको वो साइकिल उतने दिनों तक चलाना है। जब आप गिरोगे, गिर करके उठ के दोबारा आना है चलाने के लिए, ठीक है? द फोर्थ इज क्रेडिट विल बी गिवन फॉर ऑर्डरली, इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन। ये एक एक वर्ड का बहुत गहरा मतलब है। क्रेडिट विल बी गिवन फॉर ऑर्डरली, effective and exact expression combined with the due economy of words in all subjects of the examination. Orderly का मतलब क्या होता है? फ्लो। और ये सबसे ज़्यादा ऐसे राइटिंग में होता है कि जब आपने पहला पैराग्राफ लिखा, 12 पेजेस पे लिखना है आपको। हर पैराग्राफ जब ट्रांजिशन हो रही है उसकी दूसरे पैराग्राफ में, वो स्मूथ होनी चाहिए, जंप नहीं लगना चाहिए ऐसे। जैसे मूवी देख रहे होते हैं ना, वेब सीरीज देखते हैं जैसे हम लोग। कौन कौन लोग वेब सीरीज देखते हैं? ओके, दिन में कितने घंटे देखते हैं? 1 घंटा, ओके। जब भी वेब सीरीज का एक एपिसोड खत्म हो रहा होता है तो वो एक हुक देते हैं जिससे मन कर रहा होता है कि अब दूसरा देखेंगे ही देखेंगे, और फिर हम पूरी एक ही रात पे पूरी वेब सीरीज खत्म कर देते हैं, ठीक है? ऐसा होना चाहिए आपका एस्से, कि जब आप लिख रहे हो पहला पैराग्राफ, उसको पढ़ने के बाद एग्जामिनर का मन करना चाहिए दूसरा भी पढ़ लेता हूँ, तीसरा भी पढ़ लेता हूँ, और पूरा ही एक बारी में पढ़ लेता हूँ, और मार्क्स भी अच्छे दे देता हूँ। और मैं बताऊँगा वो कैसे होता है। एक कंसेप्ट होता है ब्रीदिंग स्पेस का। आप तो दे आए पेपर, है ना, और एग्जामिनर की सांसें सुखा दी आपने। वो ऐसे चिपका चिपका करके लिखा है कि वो छोड़ भी नहीं सकता बीच में। छोड़ेगा तो फिर दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा, या फिर कहीं मार्क करना पड़ेगा कि कहाँ पे छोड़ा था। और अगर पैराग्राफ्स में लिख रहे हो तो वो एक पैराग्राफ के बाद स्पेस, ब्रीदिंग स्पेस मिलेगी, उसको थोड़ा रिलीफ मिलेगा, फिर नेक्स्ट वाले पे जाएगा, क्योंकि उसको भी 1250 वर्ड का ऐसे चेक करना है, और सिर्फ एक बच्चे का नहीं कर रहा है, दिन में आई थिंक 100 बच्चों का कर रहा है। और जब किसी ऐसे बच्चे का पेपर उसके सामने आएगा जिसमें ब्रीदिंग स्पेस नहीं दे रहे हो, आप लोग स्विच कर रहे हो, जब पैराग्राफ चेंज नहीं हो रहा है ना, एक्चुअली दिखने में भी लगना चाहिए, लिखने में तो लग ही रहा है, वो मैं बताऊंगा ट्रांजिशन कैसे होती है, बट वो दिखने में भी लगना चाहिए कि ब्रीदिंग स्पेस है, पैराग्राफ चेंज हो रहा है वहाँ पे। सेकंड इज इफेक्टिव। एक आंसर इफेक्टिव कैसे हो सकता है? मैं अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछूंगा, आपका आंसर इफेक्टिव कैसे होगा? कीवर्ड्स, ओके। और एग्जाम्पल्स, और थोड़ा और बेसिक पे आ जाओ। ये थोड़ा मतलब आगे जा रहे हो, मतलब थोड़ा बिल्कुल बेसिक लेमैन लैंग्वेज में है ना, कि अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका आंसर इफेक्टिव कब होगा, मेरे को इफेक्टिव कब लगेगा? वो जब जो मैंने पूछा है आप वो आंसर करोगे, है ना। मैं जो पूछ रहा हूँ अगर वो बोलोगे तभी इफेक्टिव होगा। उसके अलावा जो भी लिखोगे, अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन पेपर उठा करके देखोगे डायरेक्ट क्वेश्चन तो आता नहीं। व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन तो कोई नहीं पूछने वाला, ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट पूछ लेंगे। टेररिज्म का ग्लोबल लेवल पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, पीस पे वो पूछ लेंगे, है ना। अब पीस आपने एथिक्स में पढ़ा था और ग्लोबलाइजेशन आपने कहीं और पढ़ा था किसी और पेपर में, तो आपको मर्ज करना है दोनों को। तो इफेक्टिव कब होगा? जब आप दोनों को मिक्स कर पाओगे, मिक्स करके आंसर दोगे। एक कंसेप्ट है जो एवोल्यूशन हुई है आंसर राइटिंग की, इट एक्चुअली स्टार्टेड फ्रॉम एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज। बिफोर 2000
या 2005 से पहले मान लो कि डायरेक्ट ऐसे पूछ लिया जाता था व्हाट इज़ WHO, ये फुल फॉर्म ऑफ WHO ऐसे पूछ लिया है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं कि जिसके पास नॉलेज होती थी वो लिख करके आता था और सिलेक्ट हो जाता था। जिसने एक बारी लक्ष्मीकांत को पी लिया वो सिलेक्ट हो गया, ठीक है। पॉलिटी में फिर जहाँ से पूछ लो। 2005 इसके आसपास 2000 के बाद ही पहली बारी लबसना ने बोला DOPT को कि हमें पैरट्स नहीं चाहिए, ये एग्जैक्ट वर्ड है, हमें तोते नहीं चाहिए, वी नीड कैंडिडेट्स विद OLQs ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़। और ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ क्या है वो यही बताया हुआ है, इंटेलेक्चुअल ट्रेट है ना, एनालिसिस। तो एक्यूमुलेशन से कहाँ पे आ गया वो, द नेक्स्ट स्टेज वाज इंटीग्रेशन, कि अभी आपने एथिक्स में कुछ पढ़ा था, GS1 में कुछ पढ़ा था, एक क्वेश्चन आया आपको इंटीग्रेट करना है। मान लो आपने आर्ट एंड कल्चर में कुछ पढ़ा और फिर हिस्ट्री में कुछ पढ़ा और कुछ ज्योग्राफी में पढ़ा। अब जैसे वो वॉर वाला क्वेश्चन आ जाता है ना, पानीपत वाली जो वॉर्स थी, तो उसमें ज्योग्राफिकल फीचर्स भी लिखते हो ना कि ज्योग्राफी अच्छी थी इसलिए वहाँ पे होते थे, प्लेन्स थे इसलिए वहाँ होता था। तो आपको मर्ज करना है, ठीक है। और अभी जो प्रेजेंट एवोल्यूशन है दैट इज प्रेजेंटेशन। इंटीग्रेशन से भी एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं और वो है प्रेजेंटेशन, और वही सिखाने के लिए मैं आज यहाँ आया हूँ कि वो प्रेजेंटेशन सही कैसे होती है। एक्सप्रेशन, एग्जैक्ट एक्सप्रेशन कंबाइंड विद ड्यू इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स मीन्स 10 मार्कर लिख रहे हो, अभी मैं बताऊंगा, फिर से बताऊंगा। अगर 10 मार्कर लिख रहे हो तो 150 वर्ड्स। 150 वर्ड्स बोलने का मतलब ये नहीं कि फिर बैठे और गिन रहे हो 1 2 3 4 150, है ना, इतना टाइम नहीं होता। इवन आपको पता है लोग कैसा सोचते हैं, मतलब जब आंसर लिखते हैं जो लोग 2 3 4 5 मेन्स हो जाते हैं जिनके, कुछ जब आप लोग लिखते हो ना एग्जाम्पल, क्वेश्चन लिखते लिखते आए और बीच में एग्जाम्पल लिखा है, उस पर सर्कल करते हैं लोग। कुछ लोग बोलते हैं ऐसे लिखो, है ना। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि जब हम ऐसे लिखते हैं तो माइक्रो सेकेंड वेस्ट होता है यहाँ पे, ठीक है। और ये माइक्रो सेकेंड्स जब एक्यूमुलेट होते हैं तो ये मिनट्स बन जाते हैं, और ये मिनट्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। मतलब लोग इस लेवल पे जा कर के सोच रहे हैं अगर, तो आप ये सोचो कि जब आपके पास एक आंसर आपने 10 मार्कर लिखना है, पहले ये समझ लो कि 180 मिनट्स होते हैं आपके पास और 250 मार्क्स का पेपर होता है। 1 मार्क के लिए आपके पास कितना मिनट होते हैं? CSAT 1 मार्क के लिए 180 मिनट्स, 250 मार्क्स, 1 मार्क के लिए कितने मिनट हैं आपके पास? 1 मार्क के लिए 9 मिनट में लिखोगे, 10 मार्क्स 90 मिनट में हो गया, है ना, और 20 मार्क्स 180 मिनट्स में हो गया। तो ये तो नहीं होगा, 20 मार्क्स का नहीं है, 250 मार्क्स का है। चलो मैं बताता हूँ। जब भी कभी किसी की वैल्यू सिंगल निकाली होती है ना कि 1 का कितना होगा, तो हमेशा डिनोमिनेटर होता है। दिस इज अराउंड 0.72, मतलब सेकंड्स में आ रहा है, मिनट भी नहीं है। 1 मार्क के लिए कुछ सेकंड्स हैं आपके पास। और अगर 10 मार्क्स के लिए देखोगे, ठीक है। और सिमिलरली अगर 15 मार्कर है, मेरे को तो याद हो गया अब, दिस इज अराउंड 11.80, ठीक है। पैटर्न ये होता है कि 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस होते हैं और 20 मार्क्स के या 15 या 20 मार्क्स के कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, है ना। कुछ होता है एग्जैक्ट, इसका देखना पड़ेगा क्योंकि अलग अलग होता है। किसी में 15 क्वेश्चन के 2 पूछ लेते हैं और फिर 20 के होते हैं। तो जब आप यहाँ पे 10 मार्क का क्वेश्चन लिखने जाओगे, आपके पास 7 मिनट हैं। 7 मिनट में से 1 मिनट तो आंसर क्वेश्चन समझने में जाएगा। किस किस को लगता है कि 1 मिनट क्वेश्चन समझने के लिए ज़्यादा है? किसको लगता है कि वो 1 मिनट से ज़्यादा टाइम चाहिए उनको? 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लगेगा। और फिर 6 मिनट जो आपके पास बच गए, इसमें आपको 2 पेजेस लिखने हैं समझने के बाद। और आपका ऑर्डरली, इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन होना चाहिए विद ड्यू इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स। इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स होने चाहिए, सुपरफिशियल नॉलेज नहीं होनी चाहिए, डेप्थ होनी चाहिए और फ्लो होना चाहिए, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। अभी डायरेक्टिव वर्ड्स पे आऊँगा कि डायरेक्टिव वर्ड्स होते हैं कुछ, जैसे पूछा हुआ है इन्यूमरेट, इल्यूसिडेट, डिस्कस, क्रिटिकली
एनालाइज, है ना, एग्जामिन, डिस्कस। हालांकि मैं तो ये बोलता हूँ कि इसमें इतना नहीं फंसना होता है, मेरा पर्सनल ये मानना है, बट कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि इस पर ध्यान देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इतना टाइम ही नहीं होता। बट हाँ, अब क्रिटिकली एग्जामिन पूछा हुआ है, जस्टिफाई पूछा हुआ है, और आप उसमें डिफरेंस करके आ रहे हो, डिस्टिंग्विश करके आ रहे हो, तो वो तो बिल्कुल ब्लंडर हो गया ना। बट जैसे डिस्कस होता है, एनालाइज होता है, ये चल जाता है, मतलब एक अप्रोच से लिख सकते हो आप ये दोनों। अभी उसमें जाओगे बिल्कुल क्रिटिकली एग्जामिन में, मेरे को क्रिटिकली एनालाइज करना है, क्रिटिकल का क्या मीनिंग है, तो फिर हो गया, उस पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना। क्योंकि अभी कंटेंट मैं बताऊंगा, अभी एक आंसर भी लिखने के लिए दूंगा कि लिख करके दिखाओ कि 2 पेजेस लिख सकते हो क्या 7 मिनट में। जो लोग आंसर लिखते हैं, एक बारी हाथ खड़ा करना जिनने पहले लिखा था, कि जो आंसर, जिनने आज तक आंसर राइटिंग की हुई है, वो हाथ खड़ा करो प्लीज़ एक बारी फिर से। गुड, कोई बात नहीं, अभी तो स्टार्ट किया, हाथ आप लोगों के 20 से 2 पे आ गए। मेरे को भी नहीं सुनाई दे रहा है, मेरे तो कान पे भी है। ओके गुड। और आप भी लिखते हो, है ना, आप भी लिखते हो, आपने भी लिखा ना आंसर। आपने जब आंसर लिखा तब आपने टाइम नोट किया था कि कितने मिनट में लिखा था आंसर? कितने मिनट में? 15 मिनट में। और कोई बुक का सहारा लिया था नोट्स का? नहीं लिया था। ओके गुड। आंसर राइटिंग की स्टार्टिंग ऐसे होती है, जो बिल्कुल बिगिनर्स होते हैं उनके लिए बता रहा हूँ, कि पहले बुक का सहारा, नोट्स का सहारा ले सकते हो, क्योंकि स्टार्ट करना होता है थोड़ा सा कि मार्जिन और वो सब चीज़ों का ध्यान रखें, पैराग्राफ का ध्यान रखें, कंटेंट पे बाद में आते हैं। कंटेंट के लिए पढ़ना पड़ेगा ना पहले बहुत ज़्यादा, और वो मैं बताऊंगा कि पढ़ना कैसे, और आंसर, सही आंसर बनेगा कैसे। अब आप सोचो, मेरे को ऐसा लगता है कि ये 2 पेजेस लिखने के लिए पहली बार आप वो क्वेश्चन देख रहे हो, 6 मिनट में नहीं लिख पाओगे। दिस इज़ लाइक वेरी इम्पॉसिबल। एग्ज़ाम ऐसे डिफिकल्ट नहीं है, पढ़ाई ईजी है, बट एग्ज़ाम डिफिकल्ट है। पढ़ाई तो NCERTs पढ़ रहे हो ना, तो उतना डिफिकल्ट नहीं है। द नेक्स्ट पॉइंट वॉज, UPSC वाली नोटिफिकेशन से बताता हूँ, कि ऑलवेज यूज इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमेरिकल, जो 1 2 3 4 होता है ना। एक बारी वो दिखाई देता हूँ मैं आप लोगों को, अरे कहाँ से होता है यार, है ना, ओम बोम लिख करके आगे 7 8 6 लिख लिया है, कुछ और बना दिया, है ना। ये नहीं करना है। इवन UPSC मुझे लगता है मेरे से भी ज़्यादा फनी है, मतलब स्पेसिफिकली उन्होंने वो ढूंढ करके दिए हुए हैं। अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ, ये अभी स्टार्ट होगा। ओके, उसको लगा कि शायद ज़्यादा बड़ा लिखूंगा तो दिख जाएगा, पर लिखना तो है, मार्क्स कैसे मिलेंगे। बिल्कुल छोटा सा लिखा हुआ है, देखा, ओम, ओम लिखा हुआ है, ओम। इसको लगा साइड पे नहीं लिखना चाहिए, सेंटर में लिखना चाहिए। ओम गणेशाय नमः, चलो लीव इट। ये चीज़ें, ये ध्यान दो यहाँ पे। मैटर्स इररिलेवेंट टू आंसर शुड नॉट बी रिटन। जो हम यहाँ पे लिख रहे होते हैं ना, ये क्या है, किसी को समझ आ रहा है ये क्या लिखा हुआ है इसमें? कुछ लोग वर्ड लिमिट लिखते हैं और कुछ लोग टाइम लिखते हैं, कि मैंने इतने टाइम पे स्टार्ट किया था और मैंने इतने टाइम पे ख़त्म किया, ताकि वो साथ साथ में काउंट रखेगा। बट ये गलत है, UPSC खुद बोल रहा है, इसको ये नहीं करना है। अगेन सेम थिंग, इसे 10 बजे स्टार्ट किया, 10:25 पे ख़त्म हुआ, तो ये तो वैसे भी सिलेक्ट नहीं होने वाला, इसको 25 मिनट लग गए एक पेज लिखने में। अगेन 10:35 आना, दूसरे पेज पे 10:35 पे ख़त्म हो रहा है उसको। विनीत, है ना, नहीं लिखना है वरना विनाश हो जाएगा। रोल नंबर भी नहीं लिखना है, ठीक है। कुछ लोग रोल नंबर लिख लेते हैं ऊपर, रोल नंबर भी नहीं लिखना है, क्योंकि एक्चुअली जो स्टार्टिंग वाला होता है ना, वो फाड़ देते हैं उसको, वो जो आपकी वो आइडेंटिटी वाला होता है, फिर वो उसका कोड रहता है जो उसी से होता है। रोल नंबर स्टिल विजिबल, ठीक है, कि लगा मैंने लिख दिया है बट काटा उसको, इट इज स्टिल विजिबल, तो ये नहीं करनी ये चीज़ें। अगेन विनीत इज स्टिल विजिबल। विनीत भाई साहब को लगा कि सिग्नेचर की प्रैक्टिस की है इतने सालों से, और एग्जामिनर के सिग्नेचर की जगह प्रैक्टिस करके वो साइन वहाँ करके आ गया है, ठीक है। तो ध्यान, एक्चुअली ये विनीत को छोड़ो, ये कभी हमारे साथ भी हो जाता है, प्रेशर होता है,
जब हम जैसे जाते हैं तो हम देखते नहीं हैं कि इन्विजिलेटर का साइन मांगा या हमारा मांगा हुआ है, तो एग्जामिनर का साइन था वहाँ पे। आई लर्न दिस, तो मैंने अपना नाम नहीं बताया था, बट मैंने साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट डाल दिया था कि मैं ट्रेनिंग कर चुका हूँ। अब मेरी जब आइडेंटिटी है ही नहीं तो अब कंफर्म कैसे करोगे मैंने लवसना से ट्रेनिंग की है नहीं की है? ठीक है, अब ये सुन लो, अब मेरी क्लास में अभी यहाँ पे 50 लोग बैठे हैं, अभी 50 के 50 लोग लिख करके आएंगे लबसना, और फिर किसी क्लास में जाऊँगा वहाँ भी बोलूँगा, तो सभी अगर लबसना लिख करके आएंगे तो फिर ये भी थोड़ा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि ये इनोवेशन कब होती है, जब आप बेसिक्स को मास्टर कर चुके होते हो। अब इसको लग रहा है कि यहाँ 2 रीजंस हो सकते हैं कि पहले इसने हिंदी में स्टार्ट किया, सॉरी एक्चुअली इसने वो उसको ट्रांसलेट किया हुआ है हिंदी में, तो ये तो खैर कोई नहीं करता है, बट ठीक है कुछ लोग ये भी कर लेते हैं। ये कलर चेंज किया पेन का, यूपीएससी ये भी बोल रहा होता है कि पेन खत्म हो गया, अगर आपका ब्लू से लिख रहे थे तो ब्लू से ही खत्म करना है उसको आंसर को। हालांकि देखो मैं ऐसा बोलता हूँ कि ठीक है यूपीएससी ने दिया हुआ है, बट ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल होता नहीं है, पहली चीज़। और दूसरी, ऐसी गलती कौन करेगा यार, सब ब्लू पेन अगर एक लेके आप पेपर देने जा रहे हो मेंस का, 4-5 पेन तो लेकर के ही जाओगे ना, तो ऐसी गलती कोई करता नहीं है। बट कभी कभी लोगों को ऐसा लगता है कि ठीक है यार देखते हैं, एडवेंचरस हूँ मैं, ब्लैक से देखता हूँ क्या पता मार्क्स मिल जाए, ब्लैक इज़ माई फेवरेट कलर। ये भाई साहब ने अपील की एग्जामिनर से। अब इसकी प्रॉब्लम बताता हूँ मैं क्या हुआ होगा। क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट में कुछ स्पेस बच जाती है लास्ट में, है ना, तो इसने सोचा होगा बच गई है तो इसको यूटिलाइज करते हैं, और यूटिलाइज ज़्यादा तो लिख नहीं सकता था तो अपील ही कर दी, सर प्लीज़ दिस इज़ माई लास्ट अटेम्प्ट, प्लीज़ एग्जामिन दिस लीनियंटली। सर मैडम ये मेरा अंतिम प्रयास है, कृपया सहानुभूति पूर्वक इसकी जांच करें। ओके, अगेन सेम थिंग, है ना, इसकी मैं बात कर रहा था, दिस इज इलिजिबल हैंड राइटिंग। अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट के साथ इसको भी डिसाइफर करना पड़ेगा पहले, फिर मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं करना। माना कि आप एमबीबीएस हो, है ना, आपने बहुत मेहनत की है, बट यहाँ डॉक्टर नहीं बनना, यहाँ प्रिस्क्रिप्शन, और सुप्रीम कोर्ट, अभी हाई कोर्ट ने बोला, एक हाई कोर्ट ने, कि डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शंस पढ़ने लायक होनी चाहिए। अभी न्यूज़ में पढ़ा होगा आपने कि वो समझ आनी चाहिए पेशेंट्स को, फंडामेंटल राइट, आई थिंक राइट टू आर्टिकल 21 में बोला हुआ ये। कौन सा वाला आंसर देख करके ही अच्छा लगता है? वर्दा खान, आई थिंक हिस्ट्री ऑप्शनल की थी ना वर्दा खान, पता है किसी को, है ना, किसी का हिस्ट्री ऑप्शनल होगा, तो वर्दा खान ने बोला था, इवन वो तो थोड़ा एक्सट्रीम पर जाकर के उन्होंने चीज़ बोली है, बट मुझे लगता है कि वो एप्लीकेबल है भी बहुत जगह। उन्होंने बोला था कि सिर्फ आंसर की प्रेजेंटेशन देख करके कभी कभी एग्जामिनर मार्क्स दे देता है, और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि कुछ अभी मैं बताऊंगा, अंडरलाइन भी करोगे तो कुछ चीज़ें वैसे ही दिख जाती हैं कि बच्चे ने जैसे थिंकर लिखा हुआ है, डेटा कोट किया हुआ है, रिपोर्ट लिखी हुई है। जब आपने किसी को कोट किया है तो मान लो कि आईआर का क्वेश्चन है और आपने फॉरेन मिनिस्टर को कोट किया हुआ है, या फिर चाइना का कोई स्पोक्स पर्सन, या फिर यूएस का कोई स्पोक्स पर्सन है, उसको कोट किया हुआ है। अगर आपने वो नाम लिख करके कोट किया होगा तो उसको पता लग जाएगा कि इस बच्चे को पता है, ये सब फॉलो कर रहा था। तो कभी कभी वो ऐसे पढ़ते ही नहीं है, वो ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पैरास्पेसिंग, जैसे यहाँ पे डिफरेंस देख लो, यहीं पे पता आ जाता है, समझ आता है। सो पैरास्पेसिंग हियर इज कि यहाँ पे एक, ठीक है, और ये वाली स्पेसिंग, बस ये 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, पैराग्राफ सही हो जाएगा और देखने में थोड़ा सही लगेगा। ऐसे नहीं होता क्या ऊपर? ओके, अगेन जो मैंने पैरास्पेसिंग का कंसेप्ट बताया है उसमें ब्रीदिंग स्पेस वाला जो मैंने बताया था उसके लिए होता है। नेक्स्ट इज योर बुलेटिंग। बुलेटिंग के लिए मैंने आपको नोटिफिकेशन से ही बताया था बुलेटिंग कैसे करनी है, न्यूमरल्स को यूज करना 1 2 3 4, ठीक है।
बट अगर कहीं पे ए बी यूज़ करना पड़ रहा है सी डी, जैसे मतलब 1 लिखा और 1 के अंडर सब पॉइंट्स लिखने थे, तो ए भी यूज़ कर सकते हो। ऐसा मेरे को ऐसा लगता है कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। फिर आप बैठे हुए सोच रहे हो अब क्या करूँ, 1.1 लिखूँ, 1.1.1 लिखूँ, 1.1.2.2 लिखूँ, है ना, तो वो फिर मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी लगेगी। ठीक है, तो ऐसे कर लेना, डोंट डू दिस। है ना, और कुछ लोग तो इसको 3 डायमेंशन में बनाते हैं, है ना, ये 2D 3D में नहीं जाना है, समझ आना चाहिए कि पॉइंट अलग है, बस सिंपल। कुछ लोग हैश से करते हैं, कुछ लोग स्टार भी बनाते हैं, तो इस मतलब ये वाली जो डिजीज़ है इससे बचना है। ठीक है, 4th इज अंडरलाइनिंग। अंडरलाइनिंग के लिए ऐसा बोला जाता है कि अंडरलाइनिंग इज अ माइनर टूल विद मेजर इम्पैक्ट एंड समटाइम्स इट बैकफायर्स ऑल्सो। कैसे बैकफायर कर सकता है अंडरलाइनिंग? ये बैकफायर ऐसे कर सकता है कि एक्चुअली मैं मेंस लिख रहा था एक बारी, और पता नहीं, मतलब मैं जेंडर पे नहीं जाऊंगा, एक स्टूडेंट था, उसने वो स्केल पकड़ा हुआ था और वो स्केल से ऐसे करती, या तो उसका पेपर जल्दी ख़त्म हो गया था या उसकी हैंड राइटिंग मतलब बहुत ही फास्ट थी, है ना, वो स्केल से पकड़ के ऐसे कर रही थी, और जहाँ हेडिंग्स थी, सोच लो मैं कितना वेला था, मैं अभी उसको देख रहा था, और वो जो हेडिंग्स थी उसको डबल कर रही थी ऐसे। तो ये क्या है, इतना टाइम कहाँ से आ रहा है तुम्हारे पास इसको डबल अंडरलाइन करने के लिए? कुछ लोग वो पूरा माहौल वेवी करते हैं ऐसे, है ना, तो वेवी नहीं करना है इसको, सिंपल अंडरलाइन करो। और वो भी मैं बताऊंगा कैसे। एक्सेसिव ओवर अंडरलाइनिंग नहीं करनी है कि पता चले अंडरलाइन के अलावा जो है वो इंपॉर्टेंट है। जो अंडरलाइन किया था वो मेरी आदत थी, जब मैं पढ़ रहा था लक्ष्मीकांत तो मैंने पूरी लक्ष्मीकांत को रंग दिया था, तो जो बच गया था वो इंपॉर्टेंट था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो उसको 3-4 बारी मैक्सिमम 3-4 को अंडरलाइन कर लो, बहुत रहता है। फिर कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, क्योंकि मुझे मिथ्स को बस्ट करना है, तो कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि वो कलर्ड पेन लेकर के जाते हैं। ठीक है, तो उनको लगता है कि कलर यूज़ करूँगा या करूँगी तो उससे क्या होगा कि दिखेगा, वो दिख वो जाता है भाई। तुमने पूरे पेज पे कोई मैथमेटिकल फिगर लिखी होगी, बिना अंडरलाइन किए भी दिख जाएगी। तुमने ईजी लिखा होगा ना एग्जाम्पल, उसको ऐसे भी नहीं किया होगा, तब भी नज़र वहाँ चली जाती है। अगेन द पॉइंट इज़ कि पता नहीं टाइम कहाँ से आता है कि वो सब करना है, तो इससे बचने की कोशिश करो। नाउ अंडरलाइनिंग करनी कैसे? पेन के कलर कहाँ होते हैं इसमें? हाँ, ओके, मेरे को कलर यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैं समझा नहीं पाऊँगा यहाँ पे। फॉर एग्जांपल ये आपने किया ना, मैक्सिमम चेंज भी करना था, पेन को चेंज करना पड़ेगा, नीचे ये साइड वाला पेन है ना, इसको अब कलर चेंज। ओके भाई, ये टेक्निकल है बहुत। पूरे पेज पे 4 बारी अंडरलाइन किया ना, मैक्स 4 to 5 तो दिखता है। ठीक है, अभी इसको ऐसा लग रहा है कि मेरा हर लाइन में, बच्चों को एक्चुअली प्रॉब्लम ये होती है, उनको लग रहा होता है कि मेरे पास डेटा, मेरा बहुत अच्छा डेटा है, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ दिखे ना, तो मेरे को सब दिखाना है। तो सब दिखाने के लिए क्या करते हैं, वो हर लाइन में अंडरलाइन कर देते हैं। अब मेरे को बताओ, ये देखने में लग रहा है कुछ, इसको देख करके वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, भाई ये कैसे कर रहा है, मैं देखूंगा ही नहीं, छोड़ो अगले पेज पे चलो। सो दिस इज अ पॉइंट कि अंडरलाइनिंग इज अ माइनर टूल विद मेजर इम्पैक्ट, बट समटाइम्स इट बैकफायर्स ऑल्सो। ओके, अगेन कुछ लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि पेन एंड कलर्स, कौन सा पेन यूज़ करना चाहिए लिखने के लिए, है ना? किस किस का क्वेश्चन है, कौन सा पेन यूज़ करना चाहिए? एक्चुअली यार, ऑफिसर बनोगे तुम लोग, ऐसे क्यों करते हो, मतलब एक बारी में सब बोल रहे हो। तो मीटिंग चल रही होगी तुम्हारी डिविजनल कमिश्नर के साथ, और बैठे हो, फिर वो पूछें कुछ, सभी एक साथ बोलोगे तो कैसा लगेगा ना। थोड़ा फील लिया करो कि अभी से ऑफिसर हो।
पेन, हाथ खड़ा करो जिसको पता है कि कौन सा पेन यूज़ करना चाहिए। हाँ बताओ प्लीज़। बॉल पेन, बॉल या जेल पेन कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो पॉइंट इज़ कि अब मैं बताता हूँ यूज़ क्या नहीं करना है, फिर हंसी आएगी और ज़्यादा। मैं बताता हूँ, 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है, सीरियसली ये चीज़ बोल रहा हूँ। जब भी पेन, कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि मैं 0.7 यूज़ करूँ, 0.5 यूज़ करूँ, 0.6 यूज़ करूँ, बहुत लोगों का होता है मैं पायलट पेन यूज़ करूँ, मैं वो दूसरा वाला वो जो आता है वो यूज़ करूँ। जिस पेन पे आपकी हैंड राइटिंग अच्छी आ रही है, स्पीड अच्छी आ रही है, वो पेन यूज़ करो। और क्या होता है कि ये पर्सनल मेरे को फील होता था कि कुछ पेन्स पे हाथ स्लिप करता है कुछ पॉइंट के बाद, है ना, मतलब जैसा आपने 2 घंटे लिख लिया उसके बाद हाथ स्लिप करने लगता है, तो एटलीस्ट वो 3 घंटे तक जिस पे आपकी ग्रिप बनी रह सके वो पेन यूज़ करना है। तो ये प्रैक्टिस करोगे तो समझ आएगा। अब सीधा जा करके वहाँ करोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अब कौन सा यूज़ नहीं करना है, कुछ लोगों को लगता है कि वो, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैंने ये देखा हुआ है, पता नहीं कौन सा ऑप्शनल था क्योंकि पीएससी के उसमें था, वहाँ पे बहुत ऑप्शनल वाले बच्चे बैठते हैं एक साथ, मुझे ये नहीं पता कौन सा ऑप्शनल लिख रहा था वो। इंक पेन होता है ना, अगेन द प्रॉब्लम इज़ कि लगता है कि मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है उस पेन से, तो फिर उस एक्सटेंट तक भी नहीं जाना है कि 500 बार तो आपने पेन ही डुबाया था और 500 सेकंड तो वहीं वेस्ट कर दिए। ये सॉरी, ओके, पेन वो यूज़ करना है जिससे स्पीड आएगी, और कलर्ड पेन ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। अगर ब्लू से लिख रहे हो ब्लू से ही लिखना है, वो ब्लू से ब्लैक पे शिफ्ट नहीं करना है। ओके, डायग्राम्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। रेड दिख रहा है लास्ट में, अच्छा डायग्राम्स को लेकर के ना एक बड़ा ऐसा चल रहा होता है कि भाई तेरे क्वेश्चन में अगर डायग्राम नहीं है तेरे को तो मार्क्स मिलेंगे ही नहीं। पहली चीज़ ऐसा नहीं होता, जहाँ ज़रूरी हो वहीं डायग्राम यूज़ करनी चाहिए। बट द पॉइंट इज़, मान लो कि पल्लवास पे कोई क्वेश्चन आया हुआ है या फिर टेम्पल आर्किटेक्चर पे क्वेश्चन आया हुआ है और आपको इंडिया का मैप आप पहली बारी वहाँ जा कर के बना रहे हो, तो भाई कम से कम 5 मिनट तो लग ही जाएंगे और 7 मिनट लिखने में भी जाएंगे, तो 12 मिनट 10 मार्क्स में दोगे तो फिर लास्ट में कोई क्वेश्चन की क्वालिटी में तो कॉम्प्रोमाइज़ होगा। इसलिए प्रैक्टिस इंडिया का मैप, वर्ल्ड का मैप बिफोर हैंड, उसको घर पे प्रैक्टिस करो। यूट्यूब पे छोटी सी रील आती है, आई थिंक शॉर्ट ही है वो, 10-15 सेकंड की, इंडिया का मैप 5 सेकंड में कैसे ड्रॉ करें, उसको प्रैक्टिस करो घर जा करके, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा काम आएगा, बाद में समझ आएगा। दूसरा, ये डायग्राम्स हो गई। अभी डायग्राम्स का एक्चुअली रोल होता क्या है मेरे अकॉर्डिंग, मैं अभी आपको बताऊंगा, बट आप मुझे बताओ कि डायग्राम्स एक्चुअली यूज़ क्यों की जाती हैं, डायग्राम्स क्यों बनानी है। क्या ऑफिसर बनोगे यार, हाथ खड़ा करो। डायग्राम्स क्यों बनानी चाहिए, देखो एक चीज़ याद रखना हमेशा, अगर यहाँ कॉन्फिडेंस नहीं आया ना वहाँ नहीं आएगा। और इंटरव्यू वाले तो वो पता नहीं क्या दुश्मनी होते हैं वो लोग, वो स्टार्टिंग में ऐसा ग्रिल करते हैं, मतलब लिटरली मेरे को पहले 5 मिनट में ऐसा लग रहा था, मैं बहुत कॉन्फिडेंट था क्योंकि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, तो मेरे को बाहर बोला भी कुछ लोगों ने, क्योंकि मेरे साथ वाले जो लोग थे वो किसी का 5वां किसी का 4th 5th अटैम्प्ट था, मतलब कुछ ऐसा बुरा नहीं होता है, उनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा ही होता है ऑब्वियसली। मैं भी डरा हुआ था उनके साथ। अब मैं डरा इसलिए था क्योंकि मेरा ऑप्शनल एग्रीकल्चर था और मैं एग्रीकल्चर का कुछ लेकर के कहीं नहीं गया हुआ था, और जैसा ही मैं वहाँ एंटर किया तो मैं अपनी टाई वाई देख रहा हूँ वहाँ जा कर के, ठीक है ऐसे, और जैसा मैंने एंटर किया सामने 5 लोग बैठे हुए, सब ने ऐसे नोट्स पकड़े हुए पढ़ रहे हैं और मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो मैं एकदम थोड़ा डर गया। मैंने कहा यार तो कुछ तो गलती होगी पहली बारी कि ये लोग कुछ तो पढ़ रहे हैं इंटरव्यू का ऐसा जो मेरे को नहीं पता। तो फिर बाद में उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं होता, पहली बारी जा रहे हो तो तेरे पास तो कुछ, यू हैव नथिंग टू लूज़, है ना, मिलेगा ही, जाने को तो कुछ नहीं है, मेरा जाएगा, मैं 5वीं बारी आया हुआ हूँ, ठीक है, टेंशन मुझे लेनी चाहिए, तू क्यों टेंशन ले रहा है। और मैं इस कॉन्फिडेंस के साथ जब एंटर किया अंदर, तो पहले स्वागत तो बहुत अच्छा होता है कि एक बंदा आता है वो गेट खोलता है तुम्हारे लिए, तो फील उसी समय आ जाती है कि भाई बन गए, सिलेक्शन हो गई, यहीं पे हो गई गेट पे ही। लेकिन जैसा वो सामने तुम्हें बिठाएंगे ना, उसके बाद मुझे नहीं पता सबके साथ होता है, बट पहले 5 मिनट उन्होंने मुझे इतना ग्रिल किया है, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे कि कल्पना चावला कहाँ गई थी, मैंने कहा चलो ठीक है जहाँ स्पेस, तो ऐसे पूछ रहे थे 29 किसको मिला था, 31 किसको मिला था, और मैं CDS का इंटरव्यू भी नहीं देने आया हूँ यार, है ना, चलो होता कि मैं आर्मी बैकग्राउंड को इंटरव्यू देने आया हूँ तो पता होता,
बट वो अगेन वो इसलिए होता है, एक साइकोलॉजिस्ट बैठा होता है, वो तुम्हें ऐसे देख रहा होता है सिर्फ, और उसको देख करके डर लगता है, उसको तुम देखोगे ही नहीं, क्योंकि वो ऐसा वो पूछेगा कुछ नहीं पूरे इंटरव्यू में, सिर्फ ऐसे देख रहा होता है और फिर लिख रहा होता है। और जैसा वो लिखने के लिए नीचे देखता है ना, ऐसा लगता है अब तो ये पक्का कुछ बुरा ही लिख रहा होगा। 5 मिनट के बाद ऑनेस्टली मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि मेरे लिटरली ऐसे फील हो रहा था, जैसे बोलते हैं ना धुआं निकलता है, वो धुआं मुझे क्यों लग रहा था, क्योंकि मेरे गाल और कान दोनों गर्म हो गए थे, और मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर ये 45 मिनट्स तक ऐसे होने वाला है तो क्या होगा। बट फिर मैंने इंट्रोडक्शन में उन्होंने मेरे से पूछा था, तो मैंने बताया था कि आई एम फ्रॉम दिस विलेज, तो वो थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर था। रज़ा सर एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछते हैं, उनके पास एक डायरी होती है, उसमें से पूछते हैं वो, तो आई थिंक पता नहीं अभी मेंबर हैं रज़ा सर या नहीं, तो रज़ा सर ने पता नहीं उनको कैसे दया आ गई मेरे पे, तो डायरी नीचे रख दिया ऐसे, यू आर फ्रॉम सच अ बैकग्राउंड है, ऐसे प्यार से पूछ रहे हैं, तो यहाँ तक कैसे तुम्हारी जर्नी हुई। ये 5 क्वेश्चंस के बाद का है, थोड़ा मुझे कंफर्टेबल फील करवाने के लिए। अगेन द पॉइंट इज़ कि ये कहानी सुनाने का सिंपल सा एक मतलब है, आपका कॉन्फिडेंस शेक नहीं होना चाहिए। 5 क्वेश्चन हो गए थे ना, मैंने मॉक दिए हुए थे पहले, मुझे पता था कि जहाँ वो क्वेश्चन आएगा जो मुझे आता है, मैं अपनी पर्सनैलिटी दिखा दूंगा जब मुझे बोलने का मौका मिलेगा। बट जब तक नहीं मिल रहा है मैं हैंडल कैसे करूँगा। अगेन मैं हमेशा स्माइल कर रहा था। एक मेंबर को मैं पहले से जानता था, ठीक है, पर्सनली भी, तो मैं उनके चेहरे को देख करके, वो मेरे को देख करके हंस रहे थे, मैं उनको देख करके हंस रहा था, तो मैं भूल गया यार 4 लोग और भी हैं यहाँ पे, तो मैं सीधा उनको देख रहा था। तो ठीक है, मतलब ये कॉन्फिडेंस अगर क्लास में नहीं आ रहा बोलने का, क्लास में तुम हाथ नहीं खड़ा कर रहे, तो सोचो जहाँ तुम्हें तंग करने के लिए लोग बैठे हुए हैं थोड़ी देर के लिए, उसके बाद बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट होता है, मज़ा आता है, उसके बाद मन करता है कि 45 मिनट की जगह 1.5 घंटे चल जाए, पता ही नहीं लगता 45 मिनट कब हो जाते हैं। तो कॉन्फिडेंस का थोड़ा वो होना चाहिए। अगेन माय क्वेश्चन, डायग्राम्स क्यों बनाते हैं हम लोग? फिर वही वाली बात कर दी आप लोगों ने। बेसिक सिंपल क्वेश्चन है, डायग्राम्स क्यों बनाते हैं, मतलब डायग्राम्स बनाने का पर्पस क्या होता है, क्या होता है डायग्राम बनाने से? एग्जैक्टली, वेरी गुड। कि कभी कभी क्या होता है, हमारे पास वर्ड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, और हम अगर वो वर्ड्स लिखने जाएंगे तो मे बी 2 पेजेस पे वो बच जाएगा कंटेंट, तो आप डायग्राम बना दोगे। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि तुम्हारे पास वर्ड कम होते हैं, ठीक है, और तुम्हें स्पेस भरनी होती है, तब भी डायग्राम काम आती है। मैं सिखाऊंगा कौन सी डायग्राम बनानी होती है तब। ये डायग्राम है हब एंड स्पोक, है ना, हब एंड स्पोक। हब एंड स्पोक में लोग गलती ये करते हैं कि पहले जाते ही सुदर्शन चक्कर बना देते हैं, ठीक है। अब अगर आपने 8 लाइंस पहले ड्रॉ कर दी हैं, इसका मतलब 8 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। अब यहाँ से स्टार्ट करोगे लिखना 1, यहाँ आकर रुक गए, ठीक है, फिर यहाँ सोचा 1 मिनट तक, हो गया ना टाइम वेस्ट। ये नहीं अफोर्ड कर सकते पेपर में। आप पेपर में 1 मिनट भी नहीं रुक सकते आप सोचने के लिए कि मैं रुकूंगा, सोचूंगा और फिर लिखूंगा। ये ऐसा होता ही नहीं है भाई। ब्रेनस्टॉर्म करने का टाइम नहीं है वहाँ पे। फ्लो पहले का बना होना चाहिए, और पहले का फ्लो तभी बनेगा जब पहले प्रैक्टिस की होगी। तो इसमें इस गलती से बचने के लिए ऐसा करो कि थोड़े ना टेढ़ी सी लाइंस बनाओ, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट नहीं बनाओ, थोड़ी टिल्टेड लाइंस बनाओ। और मान लो कि पहले 4 ही बनाओ आप, कि आपने 4 पॉइंट्स लिखे, आपको 5वां भी याद आ गया, तो यहाँ पे बना दो छोटा सा, छठा याद आ गया, यहाँ पे बना दो छोटा सा, कुछ नहीं हुआ। एक छोटी सी लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दो, क्योंकि उसने तो नहीं बोला ना उसको सिमेट्री चाहिए डायग्राम में, बट आप सिमेट्री बनाने के चक्कर में खुद फंस गए। तो दिस इज हब एंड स्पोक, कि आपके पास कुछ डेटा था, है ना, 6-7 पॉइंट्स थे, आपने एक छोटी सी डायग्राम बना करके उसमें वो लिख दिया सब। सेकंड, जब आपके पास कंटेंट कम होता है, मान लो आपके पास 4 ही पॉइंट से लिखने के लिए, अगर आप पेज पे लिखने जाओगे तो 1 2 3 4 या मान लो, लेकिन अगर आप यहाँ डायग्राम बनाते हो, ये वाली डायग्राम बनाते हो, तो ज़्यादा स्पेस कवर हो जाएगी। और यहाँ पे इसका 1.1 यहाँ लिख लिया, 1 1 1 1 और 1 1। लेकिन जब आपके पास कंटेंट ज़्यादा है, फिर यही डायग्राम को आप ऐसे बनाओगे, जैसे कभी कुछ टाइप्स लिखनी होती है ना, 8 8 10 10 टाइप्स होती हैं। अब 10 टाइप्स ऐसे लिखोगे, पेज भर जाएगा, नेक्स्ट पेज पे क्या लिखोगे? तो जब ज़्यादा कंटेंट होगा, ये वाली डायग्राम बना लो, ठीक है। नेक्स्ट इज डिफरेंस टेबल। वो तो पता ही होता है कि डिफरेंस टेबल कैसे बनाना होता है ना। ये अभी ट्रेंड में, ठीक है, राइजिंग सन डायग्राम बोलते हैं इसको। कि मान लो आप कुछ भी है ऐसे टॉपिक XYZ, और 1 आपने लिख लिया, 2 3 4 लिख लिया, 5 6 7 8
नो, नो पॉइंट्स लिख लिए। और मैक्सिमम जब ऐसे लिखने जाओगे, थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो गई, इसको थोड़ा छोटा करके लिखोगे, पेज कवर हो जाएगा। ठीक है, तो अगेन वही 8 पॉइंट्स को ऐसे लिखा, देखने में भी अच्छा लग रहा है और पेज कवर हो रहा है। ठीक, देन मैप ऑफ इंडिया। देखो डायग्राम्स के लिए ये याद रखना, जब 10 मार्क्स में लिख रहे हो तो डायग्राम 1/4 होनी चाहिए पेज के, एटलीस्ट 1/4। ये छोटी सी बना करके आओगे वो दिखेगा ही नहीं, वो ऐसे पकड़ के देखना पड़ेगा मैग्नीफाइंग ग्लास से। और 20 मार्क्स वाला है तो 1/3 पेज पे बना सकते हो। द पॉइंट इज़ डायग्राम बनानी कैसे। तो फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे डायग्राम बनाई, मान लो इंडिया का मैप जो भी है, तो डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा इंडिया का, कुछ और बना लेते हैं। मान लो जो कुछ भी बनाया आपने, वर्ल्ड मैप बना लिया ना, साउथ अमेरिका बना रहे हो, इसको एनक्लोज करना एक बॉक्स में, ध्यान से सुनना, इसको एनक्लोज करना, यहाँ बहुत लोग गलती करते हैं, इसको एक बॉक्स में एनक्लोज करो। यहाँ पे नीचे इसका नॉमेनक्लेचर लिखो कुछ, फिगर ए या फिगर 1, फिगर 2। क्यों? क्योंकि कंक्लूजन में आप रेफरेंस दे सकते हो, एज इलस्ट्रेटेड इन द फिगर 1, हेंस इट कैन बी कंक्लूडेड दैट दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, या जो भी बोलोगे आप। ठीक है, तो इसको यहाँ अगेन फिर आता है कि लेबलिंग कैसे करनी है। अब कुछ लोग लेबलिंग क्या करते हैं, वो यहाँ पे भी सन बना देते हैं। ऐसे वाली लेबलिंग नहीं करनी है कभी भी। जब भी लेबलिंग कर रहे हो प्रॉपर एक साइड लेबलिंग करो। मान लो कि ये डायग्राम है आपकी बॉक्स के अंदर, है ना, तो आपको लिखना है, जैसे मान लो कि कोल्ड रीजन्स बता रहे हो ना, तो एक साइड उसको करके ऐसा लिखो, तो देखने में अच्छा लगता है। फिर ऐसे बना होगा पूरे पेज पे, जब आपकी यहाँ से फिर जब आप लिखने आओगे तो वो लाइंस यहाँ पे इंटरसेक्ट होंगी ऐसे, है ना, फिर वो स्मज हो जाएगा, जो लिखा होगा मिक्स हो जाएगा वो। एंड हिस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं दैट इज़ क्रोनोलॉजिकल डायग्राम्स। व्हाट इज क्रोनोलॉजिकल डायग्राम? अ चेन ऑफ इवेंट्स। ठीक है, यहाँ पे 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स, ऐसे लिख दिया। देखो हिस्ट्री के क्वेश्चन, अगर GS1 हिस्ट्री के क्वेश्चन को देखेंगे तो हिस्ट्री के क्वेश्चन में क्या होता है कि कभी कभी मान लो क्विट इंडिया मूवमेंट पे पूछ लिया है और बोला इस पे लिखो, कमेंट करो क्विट इंडिया मूवमेंट पे। यार कैसे लिखोगे 2 पेज पे क्विट इंडिया मूवमेंट? मतलब क्या आना चाहिए आपके दिमाग में क्विट इंडिया मूवमेंट को लेकर के। एक्चुअली हिस्ट्री में कुछ भी जब होता है ना, कोई भी इवेंट होता है, जैसे ऑपरेशन सिंदूर था, अगर ऑपरेशन सिंदूर पे ही पूछ लेते हैं, कभी भी कोई जब इवेंट होता है ना तो उससे पहले कुछ इवेंट्स होते हैं, ठीक है, जिन इवेंट्स की वजह से वो हुआ होता है, तो पहले वो इवेंट से स्टार्ट करो। ठीक है, कॉजेज, देन द मेन इवेंट एंड द कॉन्सिक्वेंसेस। हिस्ट्री का कभी भी क्वेश्चन आता है जिसमें सिर्फ एक लाइन पूछी हुई है तो ऐसे खत्म कर सकते हो। सिमिलरली अगर कहीं क्रोनोलॉजी पे पूछा हुआ है, वैदिक पीरियड का पूछा हुआ है, तो ऐसे क्रोनोलॉजी में आप बता सकते हो कि ऐसे ऐसे मैं कर सकता हूँ। अगेन मुझे नहीं लगता कि आप बेसिक्स में जाकर के मैं आपको बताऊँगा टेबल कैसे बनते हैं, है ना, तो वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, इतना टाइम भी नहीं है। एक पेपर से देख करके हम समझने की कोशिश करते हैं कि अगर क्वेश्चन आएगा लिखोगे कैसे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। अंडरलाइन द चेंजेस, मैं पूछूंगा ये, ठीक है, कंटेंट नहीं पूछूंगा, आंसर कैसे लिखोगे वो पूछूंगा। अंडरलाइन द चेंजेस इन द फील्ड ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमी फ्रॉम द ऋग वैदिक टू द लेटर वैदिक पीरियड। एक चीज़ इससे पहले समझ लो कि क्वेश्चन को डीकंस्ट्रक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी कभी हमें क्वेश्चन ही समझ नहीं आता है, और एस्से में तो डीकंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगेन वहाँ फिर जाने का ज़्यादा हो जाएगा। चलो मेरे को कौन बताएगा कि इसको 10 मार्क्स के लिए 150 वर्ड्स 2 पेजेस, ऐसे समझ लो मोटे मोटे तौर पे कि अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन लिखना है उसको डीकंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे, 10 पॉइंट्स होने चाहिए। दैट मीन्स अगर सब पॉइंट्स में आओगे 3 हेडिंग्स होनी चाहिए, हर हेडिंग के अंदर 3-3 पॉइंट होने चाहिए, 3 3 6 3 9, एक इंट्रोडक्शन एक कंक्लूजन, तो ईजी हो गया। अब आपको दिमाग में रहेगा जब भी आप कभी पढ़ रहे होगे तो आप नोट्स भी वैसे ही बनाओगे। ठीक है, तो इसका मेरे को बताओ कि 10 पॉइंट्स कैसे लिखोगे इसमें फास्ट, है ना।
मैंने ये नहीं पूछा है कि क्वेश्चन का मतलब क्या है, वो मुझे पता ही, इतना तो आपको पता ही होगा। ये क्वेश्चन के 10 पॉइंट्स कैसे लिखने हैं वो बताओ मुझे। हो गया? सोच लिया? किस किस का हो गया? हाथ खड़ा करो। हाथ खड़ा। किस किस का नहीं हुआ? हाथ खड़ा करो। ओके, अब 10 सेकंड और ले लो, ठीक है ना? 1 मिनट होता है मैक्स। लास्ट में दिख रहा है? एक्चुअली आंसर राइटिंग में मुझे ऐसा लगता है कि वो स्पेसिफिकली अगर एक एक में जाऊंगा तो बहुत टाइम लगता है ना, इसलिए मैं ब्रॉड ही करवा रहा हूँ। हो गया सबका? अब हाथ खड़ा करो, किस किस का हो गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, अगर ये नहीं करोगे, मैं सच बोल रहा हूँ, समझ नहीं आएगा मैं जो इसके बाद कंसेप्ट समझाने वाला हूँ। इसका मतलब सोए हुए हो तुम लोग। अब तो हाथ खड़ा कर लो जिस जिसका हो गया। मैं ज़बरदस्ती करवाऊंगा हाथ खड़ा, मैं आगे बढ़ूंगा नहीं। किस किस का नहीं हुआ? क्यों? क्या प्रॉब्लम आ रही है? क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा? और किस किस को नहीं आ रहा? एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया कि उसको नहीं आ रहा, 5-6 ने किया, और जो नहीं है वो मतलब कौन सी कैटेगरी में? ऐसे ही रह जाओगे फिर, मतलब मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मैं बहुत ब्रूटल बोलता हूँ इन चीज़ों को लेकर के। यहाँ छुपोगे फिर वहाँ भी छुप जाओगे, लिस्ट में नाम नहीं होगा, वहाँ छुप जाएगा नाम। छुपने की कोशिश नहीं करो, आगे आओ, आगे आकर के बोलो। अब बताओ, हाथ खड़ा करो जिस जिनका हो गया। आप बताओ कैसे लिखोगे इसको? हाँ यस, अपना नाम भी बता देना आप, ठीक है? याद रहेंगे मेरे को नाम। हाँ नाम भी बोलो। सोनाली शर्मा जी, बोलिए। सुहानी शर्मा, ओके। ऋग्वेदिक में, फिर लेटर वैदिक में, ओके। कोई और? टेबल ड्रॉ हो सकता है इसमें। ओके, गुड, वेरी गुड। फिर टेबल में क्या लिखोगे? Initial changes in the Rigvedic period and on the other hand the changes in the later Vedic period. Society and economy के दो headings हैं। ओके, किसी का आंसर जो इससे थोड़ा सा डिफरेंट हो, कुछ और इनोवेशन? ये अब मैं बताता हूँ, यहाँ गलती होती है हमारी जब हम समझ नहीं पाते हैं क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में कुछ छोटे छोटे कीवर्ड्स होते हैं जिन पे ध्यान देना होता है। अगर इसको डीकंस्ट्रक्ट करने जाएंगे, डीकंस्ट्रक्ट करने से पहले समझ लो कि अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 10 मार्क्स के क्वेश्चन में 10 पॉइंट्स लिखने, 12 मार्क्स में 12 लिखने, मतलब सब पार्ट्स कितने होने चाहिए? अगर एक पॉइंट में 3-3 लिखने तो सब पार्ट्स 4 होने चाहिए। 4 × 3 12 पॉइंट्स। सिमिलरली 15 में 5 हेडिंग्स होनी चाहिए, इंटू 3 एक 3-3 पॉइंट लिखोगे तो 15 हो जाएगा, क्योंकि 3 पॉइंट्स तो याद रह ही जाते हैं। अब तुम सिर्फ सोसाइटी के बारे में लिखने जाओ और 10 पॉइंट्स लिखोगे तो वो याद भी नहीं आएगा, टाइम लगेगा उसमें। बट अगर 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उसको मैं अभी बताऊंगा। अभी 6 पॉइंट्स और बन सकते हैं इसमें, 4 पॉइंट्स और बन सकते हैं जो अभी तक किसी ने नहीं बोला। सॉरी, एग्रीकल्चर पूछा नहीं है। सोसाइटी में आ जाएगा ना वो, इकोनॉमी में आ जाएगा फिर एग्रीकल्चर। देयर इज समथिंग विच इज मिसिंग, और जो अभी बताएगा मेरे को लगता है वो फिर बहुत आगे। डोंट गो बियॉन्ड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, दे आर नॉट आस्किंग यू रिलीजियस। ठीक है, 10 मार्क्स का अगर 15 का होता ना, कि मान लो आपके पॉइंट्स ही पूरे नहीं हो रहे, तो फिर आप चले जाते कि कुछ रिलीजियस बता देते और वो बता देते। 10 मार्क्स का मतलब बेसिक लिखना। लिसन, क्वेश्चन को ध्यान से देखो। डीकंस्ट्रक्ट करने जाएंगे मतलब हेडिंग्स ढूंढेंगे। फर्स्ट वर्ड इज चेंजेस, सोसाइटी एंड इकोनॉमी। मतलब सोसाइटी और इकोनॉमी के चेंजेस, मतलब अगर सोसाइटी में 2 पॉइंट्स लिख लेंगे, 2 इकोनॉमी में लिख लेंगे। ऋग्वेदिक की सोसाइटी के 2 पॉइंट्स हो गए, ऋग्वेदिक की इकोनॉमी के 2 पॉइंट्स हो गए, 4 पॉइंट्स हो गए। लेटर वैदिक की सोसाइटी के 2 पॉइंट्स हो गए और इकोनॉमी के 2 पॉइंट्स हो गए, मतलब 8 पॉइंट्स हो गए। स्टिल यहाँ देखो कि यहाँ पूछा हुआ है फ्रॉम द ऋग्वेदिक एंड लेटर वैदिक नहीं पूछा हुआ है, टू लेटर वैदिक पूछा हुआ है। तो 2 में जंप नहीं हुआ था, बीच में कुछ और भी था।
ट्रांजिशन फेज भी था ना, जब हिस्ट्री किसने पढ़ी हुई है, जब ये वाला चैप्टर जब पढ़ा है आप लोगों ने, तो पहले आता है ऋग्वेदिक, फिर ट्रांजिशन फेज आता है ना, पर्टिकुलर हेडिंग है, फिर उसके बाद ऋग्वेदिक। अब देखो अगर आप वो लिख लोगे ना ट्रांजिशन, तो 2 पॉइंट्स ट्रांजिशन के भी आ गए सोसाइटी में, अगर एक भी लिख लोगे और एक इकोनॉमी का आ गया, 10 पॉइंट्स हो गए। अब आपको ब्रेनस्टॉर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, अदरवाइज आपको यहाँ 3 पॉइंट सोचने पड़ते। दिस इज द वे यू हैव टू डीकंस्ट्रक्ट द क्वेश्चंस। सिमिलरली estimate the contribution of Pallavas of Kanchi for the development of art and literature of South India. Deconstruct this question. हिस्ट्री की इंट्रोडक्शन जब भी लिखोगे तो क्या लिखोगे उसमें, पहले मेरे को ये बताओ। मेरे को कुछ और भी बताना है, थोड़ा जल्दी कर लो प्लीज। या तो टाइमलाइन बताएंगे, है ना, हिस्ट्री टाइमलाइन के बिना तो कुछ भी नहीं है। या तो इवेंट बता देंगे, मेजर इवेंट्स कौन कौन से हुए, जैसे किसी राजा के बारे में पूछ लिया, इवेंट्स बता सकते हो। या फिर किंग बता सकते हो, मेजर किंग्स कौन कौन से हुए हैं। अब ऋग्वेदिक में तो किंग नहीं थे, पर पल्लवास के तो किंग लिख सकते हो ना, है ना। आप चोला डायनेस्टी लिख रहे हो तो राजा राजा तो आएगा ना याद, तो लिख सकते हो आप उसको इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन में उसको ख़त्म कर सकते हो वहाँ पे। तो इंट्रोडक्शन में ये 3 चीज़ें तो इससे आराम से हो जाएगा, 2-3 पॉइंट्स तो यहाँ आ जाएंगे। एक राजा का पॉइंट लिख लिया, एक टाइमलाइन लिख ली, है ना, तो इस बहाने ये भी याद आ जाए, ये भी समझ आ जाएगा कि ये याद क्यों करना है। अदरवाइज कभी कभी ये नहीं समझ आता कि इसको याद क्यों करना है। अब प्लीज़ इसको फास्ट मेरे को बताओ कि इसको कैसे डिकंस्ट्रक्ट करोगे 10 पॉइंट्स के लिए। ये बहुत इजी है, ये ऐसे मछली मार्केट वाले। हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो प्लीज़, इतना टाइम नहीं होता। ओके, इंट्रोडक्शन में तो पल्लवास ऑफ कांची को डिफाइन करेंगे, मतलब उनको इंट्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद मतलब टाइमलाइन बता सकते हो या किंग्स बता सकते हो या इवेंट बता सकते हो, कुछ भी होगा, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट हम जाएंगे इनके आर्ट में क्या कंट्रीब्यूशन है, उसको हम सब पॉइंट्स में डिफाइन करेंगे। देन हम उनके लिटरेचर में क्या कंट्रीब्यूशन थे उसको डिफाइन करेंगे। लास्ट में फिर हम उसको कंक्लूड कर देंगे दोनों आर्ट एंड कल्चर का। वेरी गुड, वेरी गुड। इसमें एक और चीज़ हो सकती है, एक्चुअली बिल्कुल बेसिक था जो इन्होंने बताया, और यही अगर मेरे को आंसर लिखना होता मैं यही करता कि मैं पल्लवास और कांची का टाइमलाइन बताता, है ना, ये किंग बता देता, सिग्निफिकेंस क्या थी, कुछ मेजर इवेंट था वो बता देता, और उसके साथ उसको ख़त्म करने की कोशिश करता। हालांकि इसको कुछ और तरीके से लोग बहुत अच्छा भी करते हैं कि कुछ मान लो कि अभी कोई कॉइन मिल गई हो पल्लवास के टाइम की करंट में, तो आप बता दोगे कि रिसेंटली इट वॉज फाउंड, बट वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। वो किसी ने पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो क्या करोगे, तो बता रहा हूँ ये, इससे ऊपर आप कुछ भी कर सकते हो, बट इससे नीचे नहीं जाना है, ठीक है। तो बेसिक आपने बता दिया। फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ पल्लवास फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट, पहले डेवलपमेंट ऑफ आर्ट में 3 पॉइंट्स लिख लोगे या 4 पॉइंट्स, फिर डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर में 3 पॉइंट्स लिख लोगे, है ना। तो फिर लिटरेचर में ऑथर भी लिखोगे, बुक का नाम भी लिखोगे, और आर्ट में जो जो आर्ट होगा आर्ट की टाइप बताओगे। अगर कोई स्कूल से एसोसिएटेड होगा तो बता दोगे इस स्कूल से एसोसिएटेड था, ठीक है, सिंपल। बट देयर इज़ वन थिंग विच इज़, मेरे को ऐसा लगता है कि जो यहाँ यूज़ की जा सकती है, दैट इज़ मैप ऑफ इंडिया, कि पल्लवास का एक्सटेंट बता सकते थे आप, है ना। इवन ऋग्वेदिक में भी कर सकते थे, बट उसका डेटा उतना एग्जैक्ट नहीं है, थोड़ा वेग है वो, है ना, पता नहीं है कि मतलब कहाँ से कहाँ तक है। बट उसकी ट्रांजिशन बता सकते थे आप, कि मान लो कि स्टार्टिंग में ऋग्वेदिक के टाइम पे वो नॉर्दर्न इंडिया में था, बट लेटर वैदिक में वो नीचे तक आ गया था, सेंट्रल इंडिया तक आ गया था, तो वो ट्रांजिशन थ्रू मैप बता सकते थे आप वहाँ पे। बट अगेन अगर याद नहीं आ रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें हम ऐसे कर सकते हैं और मैप बना सकते थे, ठीक है। बिल्कुल बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो। कंटेम्प्रेरी अगर आपको, इवन मेरे पास एक्चुअली उतना ज़्यादा टाइम नहीं है ना, मैं आपको वैसे बताता कि कंक्लूड करने के तरीके क्या होते हैं। एक कंक्लूजन तो ये होता है कि जो आपने लिखा उसको अगेन वैलिडेट करो आप, कुछ बता करके कि जो मैंने लिखा था
मतलब इट कैन बी प्रूव्ड या इट कैन बी फोर्टिफाइड बाई दिस जो भी पॉइंट्स है ना. बट मोस्ट ऑफ द पीपल आउट देयर व्हाट दे आर डूइंग इज, कोई न्यूमिस्मेटिक में मिल गया, कोई कॉइन मिल गई, कोई आर्ट मिल गया, कोई लिटरेचर मिल गया. किसी लिटरेचर को 100 साल हो गए, उसकी सेलिब्रेशन हो रही थी. किसी टेम्पल को बने हुए 150 साल हो गए, उसकी सेलिब्रेशन हो रही थी. और हर साल कुछ ना कुछ तो हो ही रहा होता है. तो वो बता करके कंक्लूड करते हैं कि उसकी सिग्निफिकेंस आज तक है. एक क्वेश्चन बोलूँगा, क्वेश्चन लिखो. टेररिज्म हैज़ बिकम अ थ्रेट टू ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी. एक्चुअली ये क्वेश्चन मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये IR का क्वेश्चन है. हो सकता है सभी को ना पता हो, ना पढ़ा हो किसी ने भी. जब हमें चीज़ नहीं पता होती तब कैसे लिखना होता है, इसलिए लिखा रहा हूँ. टेररिज्म हैज़ बिकम अ थ्रेट टू ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी. इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ द यूनाइटेड नेशन. टेररिज्म हैज़ बिकम अ थ्रेट टू ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी. फास्ट, ऐसे नहीं लिखना होता, इतना फास्ट लिखो. टेररिज्म हैज़ बिकम अ थ्रेट टू ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी. Evaluate the effectiveness of the United Nations Security Councils. Evaluate the effectiveness of the United Nations Security Councils. Counter Terrorism Committee. Councils, apostrophe S, Counter Terrorism Committee, CTC. And its associated bodies. Terrorism has become a threat to global peace and security. Evaluate the effectiveness of the United Nations Security Council's Counter Terrorism Committee and its associated bodies in addressing and mitigating this threat at the international level. This threat at the international level. किस किस का नहीं हुआ, किस किस ने नहीं लिखा, वो हाथ खड़ा करो. कोई रिपीट कर दो, बोल दो. जिसने लिख लिया बोल दो प्लीज़ एक बारी. Terrorism has become a threat to global peace and security. Evaluate the effectiveness of United Nations Security Council, Counter Terrorism Committee and its associated bodies in addressing and mitigating this threat at the international level. अगर अभी भी नहीं लिखा तो फिर हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस करो फास्ट, है ना, घर जा करके. देखो आंसर राइटिंग के लिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी, मैं बताना भूल गया. कौन कौन लोग आप लोगों में से न्यूज़पेपर पढ़ते हैं रोज़ पढ़ते हो? किस लिए पढ़ते हो? मतलब व्हाट्स द रीज़न? करंट अफेयर्स. ओके, तो मतलब आप न्यूज़पेपर से करंट अफेयर के नोट्स बनाते हो. गुड, वैल्यूएडिशन करते हो. और कितना टाइम लगता है न्यूज़पेपर पढ़ने में? 40 minutes to 1 hour. मेरे को एक चीज़ बताओ, आप में से कौन है जिसने आज तक कभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है? गुड, वेरी गुड. न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करो, मैं बता रहा हूँ क्यों. जब न्यूज़पेपर में एक करंट अफेयर, तो चलो क्या होता है कि UPSC जो कुछ चल रही होती है ना, कुछ चीज़ें न्यूज़ में होती हैं, जैसे मतलब कुछ चीज़ें ट्रेंड में चल रही होती है. लक्ष्मीकांत ट्रेंड में चल रही थी पिछले 6-7 साल से, तो बेयर एक्ट से क्वेश्चन आ गए, कमेटीज़ पूछ ली, रिपोर्ट्स पूछ लिए, इंडेक्स पूछ लिए, है ना, कि जो लोग ओवर डिपेंडेड हो गए लक्ष्मीकांत पे, या लक्ष्मीकांत की जो मार्केट बन रही है उसको ख़त्म करना है, तो वो कर रहे हैं. वो बहुत बड़ी बॉडी है, वो हर चीज़ करेगी. तो किसी साल ऐसा होगा कि आप स्टैटिक पढ़ रहे हो, करंट अफेयर्स पूछ लिए, फिर आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो, फिर स्टैटिक पूछ लिया. तो देयर इज़ नो ट्रेंड एज सच कि आप जाओ, आप बोलो मैं करंट अफेयर पढ़ूंगा और करंट अफेयर्स आ जाएंगे. तो करंट अफेयर को ऐसे एज सच इतना बड़ा हवा नहीं बनाना है, मेरे को ऐसा लगता है. क्योंकि वैल्यू एडिशन इज़ अ गुड थिंग. आपने पढ़ा, आपने नोट्स पढ़े और आपको कुछ लगा कि कोई केस स्टडी थी, मैंने उसको ऐड कर दिया वहाँ से. मेरे को ऐसा लगता है कि न्यूज़पेपर बिगिनर्स के लिए या फिर कोई भी एडवांस लेवल पे उसके लिए न्यूज़पेपर पढ़ना इसलिए ज़रूरी हो जाता है. मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एडिटोरियल पेज. आप एडिटोरियल पेज पढ़ोगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम सभी एस्पिरेंट्स की ये होती है कंसंट्रेशन स्पैन. जब पढ़ने बैठते हैं 20 मिनट से ऊपर कंसंट्रेशन नहीं जाता एक बारी में, फिर डिस्ट्रैक्ट होते हैं. फ़ोन खोलेंगे, 40 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर 20 मिनट पढ़ेंगे, फिर अगला ब्रेक 2 घंटे का होगा, फिर 40 मिनट पढ़ेंगे. तो ऐसे नहीं करना है. कंसंट्रेशन स्पैन, एक तो उससे कंसंट्रेशन स्पैन भी आपका अच्छा हो जाएगा, ठीक है. दूसरा, आप सीखोगे कि
जो ब्रीदिंग स्पेस का कंसेप्ट बता रहा हूँ मैं, कि जैसे एक पैराग्राफ ख़त्म होता है, आपको इतना बड़ा एडिटोरियल पढ़ना है, उसको पढ़ने के बाद जो चीज़ लोग नहीं करते, मैं वो बताना चाहता हूँ कि अगर हो सकता है ये करो जब फ्री टाइम हो, कभी हफ्ते में एटलीस्ट एक बारी, कि एडिटोरियल पढ़ा, जिसको बोलते हैं ना प्रेसे राइटिंग, प्रिसाइज भी बोलते हैं कुछ लोग, डू प्रेसे राइटिंग ऑफ दैट एडिटोरियल, कि उसको 300 वर्ड में लिखने की कोशिश करो विदाउट लूजिंग द रेलिवेंस एंड द इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स विच आर मेंशन्ड इन द एडिटोरियल। द मोमेंट यू विल स्टार्ट डूइंग दिस प्रैक्टिस, दो चीज़ें हैं जो बिल्कुल सही हो जाएंगी। पहली वोकैबुलरी, दूसरा आपके स्ट्रक्चर्ड थॉट्स। आप जब भानु प्रताप को पढ़ोगे, है ना, आपको दिखेगा कि वो सोचता कैसे है। कोई भी इशू आ रहा है, पॉलिटिकल इशू, वो इंसान सोच कैसे रहा है और लिख कैसे रहा है, पहली चीज़। दूसरा, जो ऑर्डरली, इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन को अगर समझना है, उसकी पीक समझनी है, तो नीति आयोग या फिर किसी मिनिस्ट्री की रिपोर्ट डाउनलोड करके पढ़ो, क्योंकि वो लिखते हैं ब्यूरोक्रेट्स। उनकी लैंग्वेज समझो कि वो कैसे लिखते हैं, और मोस्ट ईजीएस्ट लैंग्वेज होती है। आप पढ़ने जाओगे, आपको एक लाइन पढ़ने के बाद मन करेगा मैं दूसरी लाइन पढ़ूँ, वो अचीव करना है, ठीक है। जो मैंने क्वेश्चन लिखाया आप लोगों को, इसको डीकंस्ट्रक्ट करो फॉर 15 मार्क्स। 15 मार्क मीन्स कितनी सब हेडिंग्स होनी चाहिए, कितने पॉइंट्स होने चाहिए? 15। अच्छा, मैं एक बार ही लिख लेता हूँ यार। 10 मार्क्स, आप तब तक डीकंस्ट्रक्ट करो, मैं लिख लूँगा, ठीक है। 10 मार्क्स, 10 पॉइंट्स, 3 हेडिंग्स into 3 points, 9 points. Similarly, 12 marker, 12 points, 12 points, 12 किस किसने डीकंस्ट्रक्ट कर दिया? किस किसने चैट जीपीटी यूज़ किया? डेडली वेपन है। एक्चुअली यूज़ किया जा सकता है, बड़े अच्छे से इंटीग्रेट किया जा सकता है एआई को, खासकर यूपीएससी की प्रिपरेशन में, बट कुछ लोग गलत तरीके से यूज़ कर रहे होते हैं, उससे अपना नुकसान होगा। खासकर जो लोग जब आंसर लिखने के लिए दो तो फिर वहाँ से आंसर लिखते फिर उसके बाद लिख रहे होते, तो वो नहीं करो। थॉट्स आपके दिमाग से आएंगे, उतना अच्छा आंसर होगा। किस किसने डीकंस्ट्रक्ट कर दिया है? वेरी गुड सुहानी। व्हाट्स योर गुड नेम? व्हाट्स योर गुड नेम? सचित। ये क्वेश्चन लिख लिया ना आप लोगों ने, अभी हो गया जितना, बाद में इसको लिखेंगे। फिर यहाँ पे ध्यान दो, एक सेकेंड। फर्स्ट जो मैंने आपको क्वेश्चन लिखाया अभी, इस क्वेश्चन की इंट्रोडक्शन कैसे लिखोगे? वेरी गुड, ठीक है। और टेररिज्म अटैक, ओके, ठीक है। और रिपोर्ट्स, देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना, लाइन है टेररिज्म हैज़ बिकम अ थ्रेट टू ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी। इसको रिवैलिडेट करेंगे हम, इसको अगेन इंट्रोडक्शन बताने की कोशिश करेंगे कि ये है भी है कि नहीं है। हो सकता है ये झूठ बोला हो कि ना हो थ्रेट,
तो हम लिख सकते हैं दिस इज नॉट अ थ्रेट। इफ दिस इज अ थ्रेट तो आप 2-3 पॉइंट्स लिखोगे, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, साइबर अटैक्स जो एम्स पे किया है ना, फिर जो ट्रेन्स वाला कुछ हो रहा है उसमें भी आ रहा है, साइबर वाला जितना हो रहा है, टेरर फाइनेंसिंग हो रही है, एक देश में बैठ करके दूसरे देश में फाइनेंस कर रहे हैं। तो ये सभी इवेंट्स के एग्जांपल्स दे करके आप बताओगे कि यस दीज पॉइंट्स या जो भी ये इश्यूज़ हैं दे लीड टू ग्लोबल डिस्टर्बेंस और ग्लोबल पीस इश्यूज़ जो भी हैं। हो गया। अभी आपके पास 2 पॉइंट्स आ गए, क्योंकि ये पॉइंट्स अदरवाइज रह जाते। इसके साथ टेररिज्म की डेफिनेशन लिख लो अकॉर्डिंग टू यूएन की कोई बॉडी, अगर उसने टेररिज्म पे कुछ बोला हुआ है तो वो लिख लो। ये हो गई आपकी प्रॉपर इंट्रोडक्शन। बॉडी कैसे लिखोगे इसमें 15 पॉइंट्स, ये अभी नहीं बोलना आपने। Some case studies of recent threats. हाउ विल यू लाइक मेक दोज 15 पॉइंट्स? केस स्टडी से 15 पॉइंट्स मतलब यू विल स्टार्ट विद केस स्टडी। I mean, we have a little bit of example in contemporary scenario. Okay. These are having the recent evidence, and then we will jump to the effectiveness of UNSC's. ओके और आप एक्चुअली केस स्टडी से कंक्लूड भी कर सकते थे। फिर कंक्लूड कैसे करोगे? नहीं, मैं ऐसा बोलता हूँ कि आंसर कोई भी गलत, जस्ट फॉर सेकेंड, आंसर कोई भी गलत नहीं होता, ये पहली बात समझ लेना। आंसर की क्वालिटी ऊपर नीचे होती है, तभी किसी के 20 में से 2 मार्क्स आते हैं और किसी के 20 में से 10 मार्क्स आते हैं। ठीक है, अब आप बोलो। हम conclusion में ये भी कह सकते हैं कि despite the effective measures taken by the UNSC, there have been certain cases where it has not been able to counter it. Now, So my- there have been a little drawback. ओके, माय पॉइंट इज़, अगर आप बॉडी में ये लिख लेते कि इफ़ेक्टिवनेस के पॉजिटिव्स इफ़ेक्टिव है कि नहीं है, और इफ़ेक्टिवनेस के 2 नेगेटिव की इफ़ेक्टिव है कि नहीं है, तो आप लिख लेते, आपके 2 नेगेटिव आ जाते सिर्फ सीटीसी के 3 पॉजिटिव 2 नेगेटिव आ जाते, एसोसिएटेड बॉडी के 2 पॉजिटिव आ जाते 2 नेगेटिव आ जाते, क्योंकि एसोसिएटेड बॉडीज़ भी तो होंगी ना, 2-3 बॉडीज़ तो वो भी होंगी, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव लिखोगे। और जब भी कभी आप आंसर में पॉजिटिव और नेगेटिव लिख रहे हो तो ये ऑब्लिगेशन हो जाती है कि आपको वे फॉरवर्ड लिखना पड़ेगा कंक्लूजन में, तो आपके पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि अभी तो मैं डायरेक्टिव वर्ड्स पे आया ही नहीं, कि अगर डायरेक्टिव वर्ड में बोला हुआ है कि क्रिटिकली एग्जामिन, तो आपको प्रोज कॉन्स दोनों बताने हैं ना। इसलिए अगर आपके पास, हम जब भी पढ़ते हैं, देखो नोट्स कैसे बनाने एक बार ही समझ लो। कोई भी इशू है, व्हाट, हाउ एंड व्हाई, ये 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर उसके पॉजिटिव्स, उसके नेगेटिव्स, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, लिमिटेशंस एंड वे फॉरवर्ड, ये 1 पेजर नोट होना चाहिए। मान लो ग्लोबलाइजेशन का 1 पेज का नोट है तो ख़त्म होना चाहिए। वाई आई एम सेइंग दिस कि ये जो पॉइंट्स लिख लेना आपको 10 पॉइंट्स, ये आप वहाँ जा कर के सोच नहीं सकते हो, ये पहले से दिमाग में होने चाहिए। और ये कैसे होगा? ये तभी हो सकता है अगर आपने अपने नोट्स की रिवीजन एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स की हुई है। एंड आपको लगेगा ये ऐसे फेंक रहा है, मतलब वहाँ जा कर के कोई भी फेंक लेता है आगे जा कर के, बट दिस इज़ पॉसिबल। हाउ दिस इज़ पॉसिबल? आप जब टेस्ट सीरीज़ लिखने जाओगे तो 2 सेक्शनल टेस्ट होते हैं, एटलीस्ट 2 सेक्शनल टेस्ट तो होते ही हैं, एक फुल लेंथ टेस्ट होता है। तो जब भी सेक्शनल टेस्ट देने जाओगे रिवीजन करके जाओगे ना, दोनों सेक्शनल टेस्ट के लिए 2 बार रिवीजन हो गई, एफएलटी के लिए फुल लेंथ टेस्ट के लिए एटलीस्ट 1 बार या 2 बार रिवीजन हो गई। मेरा ये मानना है कि 2 बार रिवाइज करके जाना चाहिए एफएलटी के लिए। 4 रिवीजन हो गई, 1 रिवीजन पेपर से पहले, 5 रिवीजन हो गई। अब मेरे को एक बात बताओ कि लक्ष्मीकांत की 5 रिवीजन पॉसिबल हैं? नहीं है, आपके 1 पेजर की हैं। अगर 50 पेज पे आपका हर इशू आपने 1 पेजर का बनाया हुआ है, उसमें व्हाट, हाउ, व्हाई, पॉजिटिव नेगेटिव्स, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, लिमिटेशंस एंड वे फॉरवर्ड लिखा हुआ है, तो जब लिखने जाओगे तब भी ऐसे ही याद आएगा। और आपको 10 पॉइंट्स याद ही नहीं करने भाई, आपको 3 पॉइंट्स याद करने हैं। मैं बोल रहा हूँ एक हेडिंग में 3 ही पॉइंट लिखो, क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ के 10 पॉइंट्स लिखने के लिए जाते हैं ना, होता ये कि क्वालिटी हैम्पर होती है। 10 पॉइंट में से एटलीस्ट 6 ही पॉइंट्स होंगे जो क्वालिटी पॉइंट्स होंगे, 4 तो एक्स्ट्रा वाला माल होता है वो, कि बस पेज भरने के लिए लिखा है। लेकिन जब हम उसको डिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं और हर एक पॉइंट में 2-2, 3-3 क्वालिटेटिव पॉइंट्स लिख सकते हैं, तो हम क्यों वो वाला सुसाइड करेंगे जा करके? ये समझ आ गया? क्लियर? ओके, और कोई मेरे को बताओ कैसे लिखोगे ये आंसर? फास्ट, मैं एक्सपेक्ट, आप लोगों ने सिलेबस ख़त्म किया हुआ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा फास्ट हो। नहीं किया ख़त्म? अभी प्रीलिम्स का अटैम्प्ट देने वाले हो तो कैसे दोगे प्रीलिम्स का अटैम्प्ट? बचे हैं? ओके।
कोई बात नहीं। किस किस का सिलेबस खत्म है, एक बारी हाथ खड़ा कर दो। सिलेबस खत्म किस किस का है, एटलीस्ट एक बार ही पढ़ा हुआ है। मेजर एटलीस्ट जैसे ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और हिस्ट्री पढ़ा हुआ है। तो मैं थोड़ा आपके साथ ज़्यादा ही हो गया, मतलब मैं तो ये मान के चल रहा था आप लोगों को पता ही ये चीज़ें। फिर जब मैंने स्टार्टिंग में पूछा था चीज़ें, आपने बोला मेरे को पता है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम आते हैं इस पर। बहुत टाइम मिल गया डिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। मैंने बोला इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे हम, कि जो पहली लाइन थी कि टेररिज्म हैज़ एक्चुअली बिकम अ थ्रेट टू ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी, हम उसको वैलिडेट करेंगे कि यस थ्रू क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, थ्रू टेरर फाइनेंसिंग, थ्रू साइबर टेररिज्म। ये 3 पॉइंट्स लिख लेंगे, 3 पॉइंट्स इंट्रोडक्शन में हो गए। अगेन जब हम नीचे आएंगे तो इसमें CTC पूछा हुआ है एंड एसोसिएटेड बॉडीज़ पूछी हुई हैं। अब यहाँ पे ना जो मेन गेम है वो यहाँ से स्टार्ट होती है कि जब आप इसको ब्रेक कर सकते हो। कुछ लोग ऐसे लिखेंगे CTC एंड एसोसिएटेड बॉडीज़ के दो पॉइंट्स और 2 पॉइंट्स, लेकिन अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको एसोसिएटेड बॉडी एटलीस्ट 2 तो याद होंगी। 2 बॉडीज़ के एक पॉइंट भी लिखोगे, 4 पॉइंट्स हो गए, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव। सिमिलरली जब CTC के पॉइंट लिखने होंगे तो CTC तो पढ़ा होगा, सबने पढ़ा होता है जब UNSC पढ़ रहे होते हैं, तो CTC के 4 पॉइंट्स लिख सकते हो। 4 पॉइंट्स ये हो गए, 4 पॉइंट वो हो गए, 8 और 3 पॉइंट्स ऊपर हो गए थे 11। और वे फॉरवर्ड में 2 पॉइंट्स, ठीक है। और कोई अगर करंट के साथ कोई एग्जांपल देकर के ख़त्म करोगे 14 to 15 पॉइंट्स, आंसर हो गया। अब अगर ये क्वेश्चन मैं आपको ऐसे देता लिखने के लिए पढ़ने के बाद भी, और ये स्ट्रक्चर मैंने नहीं बताया होता, आप शायद सोच ही नहीं पाते कि मैं ऐसा लिख पाऊँगा। अगेन ऐसे का डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना। ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किस किस को कौन चाहता है कि ऐसे डिस्कस करें हम? ब्रेक तो नहीं चाहिए ना? गुड, वेरी गुड। एक ऐसे है, ड्रीम्स विच शुड नॉट लेट इंडिया स्लीप। देखो ऐसे का ना एक बारी समझ लो होता गया है कि 250 मार्क्स 180 मिनट्स, ठीक है। सेक्शन A एंड सेक्शन B। सेक्शन A includes 1, 2, 3, 4 questions and section B 1, 2, 3, 4, and out of these 8 you have to do only, you have to attempt only 2 questions, ठीक है। Now if you are attempting these 2 questions, so for each question you have 90 minutes. And how much time? How much marks? 125 marks each. यहाँ ना बहुत लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है। कुछ लोगों को लगता है वो जैसा स्टार्ट करते हैं, सबसे मेरा पहला क्वेश्चन तो ये कि चूज़ कैसे करोगे 8 में से कौन सा करना है? कैसे चूज़ करोगे? जिसकी स्टेटमेंट छोटी होगी, जिसका नॉलेज अच्छी होगी। ओके, अभी UPSC ने वो आपको थोड़ा वो आउटप्ले वो थोड़ा और आगे चला गया। वो नॉलेज वाला पूछ ही नहीं रहा है, अब वो फिलोसॉफिकल पूछ रहा है। और फिलोसफी ऑप्शनल होगा तो ईजिली टैकल करोगे, अदरवाइज कैसे टैकल करोगे? मैथ्स इज़ द म्यूजिक ऑफ रीजनिंग। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है 1250 वर्ड में कैसे लिखोगे? डिकंस्ट्रक्ट करो। मैं तो ये बोल रहा हूँ, आप ये बता दो इसमें 4 हेडिंग्स कौन सी लिखोगे? 10-12 हेडिंग्स में जाओ, नहीं 4 हेडिंग्स बता दो। मैथ्स इज़ द म्यूजिक ऑफ रीजनिंग कैसे लिखोगे? अगेन द गुड थिंग इज़ कि आपके पास वहाँ पे ऑप्शंस होते हैं, 8 ऑप्शन है, उसमें से 2 करना है। बट ट्रस्ट में अगर पेपर घर जा करके उठा करके देखोगे, वो 8 पिछले 4 साल से 8 में से 7 क्वेश्चन तो फिलोसॉफिकल आ रहे हैं। तो मतलब स्केप आउट है ही नहीं, कोई करना ही पड़ेगा। एक सेक्शन हो सकता है ऐसी हो जिसमें सारे ही फिलोसॉफिकल हो। हाउ टू डील ऑफ फिलोसॉफिकल ऐसे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हाउ टू चूज कि कौन सा करोगे। इमेजिनेशन जिसमें स्ट्रांग होगी। और व्हाट्स योर गुड नेम? व्हाट्स योर गुड नेम? आपका नाम? मीनाक्षी। ओके, बोलो। जो हम अपनी लाइफ से इंटरकनेक्ट कर सके वो वाला। सी ये ना, ये वैसे वाली बातें हो गई कि एक बार ना ओशो को किसी ने पूछा, ठीक है। नहीं, आपने आंसर बहुत अच्छा दिया है, मैं वैसे बोल रहा हूँ कि सबके लिए रिलेटेबल। ओशो को एक बार किसी ने पूछा कि मेरे को ना याद नहीं रहता मैं सुबह क्या खाता हूँ, तो कल वाला तो छोड़ दो। ये आप लोगों के लिए एक्चुअली याद नहीं रहता ना, जो पढ़ा होता है भूल जाते हो,
किस किस को याद रहता है? सब पढ़ा हुआ याद रहता है, भूल जाता है ना। तो ओशो ने उसका आंसर दिया कि अगर आप मेरे से पूछोगे कि 1985 की ब्रेकफास्ट, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट मैंने क्या खाई थी, और 1999 का लंच या डिनर पूछोगे क्या खाया था, मैं बता सकता हूँ। हाउ इज दिस पॉसिबल? सेम चीज़ खाते थे, सेम चीज़ खाते थे। इसको सुन करके पहले थोड़ी सी हंसी आती है, लेकिन अगर इसका डीप मीनिंग देखोगे उसका मतलब ये कि अगर आप सेम चीज़ कंज्यूम करोगे तो आंसर लिख लोगे। 10 महीने पहले का टॉपिक हो या 10 साल पहले का टॉपिक हो, अगर रोज़ कंज्यूम कर रहे हो सेम चीज़ तो आंसर लिख लोगे। प्रॉब्लम यहाँ पहली चीज़ ये हो गई। दूसरा, ऐसे का स्ट्रक्चर बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं कि ये 90 मिनट्स में से एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स या 15 मिनट्स मान लो, हम सोचते हैं। 90 मिनट्स में से 15 मिनट्स हम सिर्फ सोचते हैं, वो स्ट्रक्चर बनाते हैं कि ये ऐसे में लिखूंगा कैसा, ठीक है। फिर जो टाइम आपके पास बच गया 75 मिनट्स या 70 मिनट्स में आप ऐसे लिखोगे। अब ये 15 मिनट में आप स्ट्रक्चर बनाओगे कैसे? अगेन दिमाग में सोचोगे तो नहीं बनेगा 1200 वर्ड का स्ट्रक्चर, कुछ तो लिखना पड़ेगा। तो कुछ अप्रोचेज होती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल एक अप्रोच होती है ऐसे में, मोस्ट लाइक क्लीशे एंड ओवर यूज्ड ये अप्रोच है ना। कुछ लोग पॉलिटिकल, फिलोसॉफिकल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, साइंटिफिक, सोशियोलॉजिकल, इकोनॉमिक, है ना, एजुकेशनल, स्पिरिचुअल, स्पोर्ट्स, ये वाली कुछ लोग लिखते हैं। और ये अगर 2000 लोग लिखने जा रहे हैं तो एटलीस्ट 2500 लोगों में से एटलीस्ट 1500 लोग ये यूज़ करते हैं, और वो 1000 लोग जो है ना वो कुछ और यूज़ करते हैं। मैं वो भी बता दूंगा कौन कौन सी यूज़ करते हैं। फिर वही बात आ जाती है कि क्रिएटिविटी करने के चक्कर में ऐसा हो कि पॉइंट्स ही नहीं आ रहे। फर्स्ट क्वेश्चन कि ऐसे कैसे चूज़ करना है, आपने टॉपिक उठाना है। जब भी कभी 4 ऐसे होते हैं उसमें से ना हम 2 ऐसे में अटकते हैं हमेशा। जिसने कभी ऐसे का पेपर अटैम्प्ट किया होगा, या तो हम चारों में अटकते हैं कि कौन सा करें, समझ नहीं आ रहा होता, या 2 में अटक जाते हैं कि इन 2 में से कौन सा चूज़ करना है। और कभी कभी बहुत से बच्चों से ये गलती होती है कि वो स्टार्ट करते हैं, 1 पेज लिखने के बाद समझ आता है ओहो ये तो करना ही नहीं था मेरे को, या 2 पेजेस लिखने के बाद समझ आता है नहीं अब तो आ ही नहीं रहा कंटेंट, 12 पेजेस कैसे लिखूंगा। तो उसको करने का बेसिक सिंपल सा थंब रूल ये है कि आप टॉपिक उठाओ, अगर उस पर ब्रेनस्टॉर्म करके एटलीस्ट 10 से 15 पॉइंट्स बना पा रहे हो, इसका मतलब आप लिख सकते हो सिंपली 10 से 15 पॉइंट्स। बट फिर वही बात आएगी कि डेटा को डिकंस्ट्रक्ट कैसे करोगे कि पॉइंट्स निकलेंगे। से वी हैव ए क्वेश्चन, ड्रीम्स विच शुड नॉट लेट इंडिया स्लीप, विच शुड नॉट लेट इंडिया स्लीप, इसका मतलब क्या है? इससे मतलब क्या समझ आ रहा है? क्या एड्रेस करना है? आप बोलोगे इंडिया तो सोती ही नहीं है, ये बोलोगे? ऐसे नहीं बोलना है। हमारी इंडिया में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए हमें बहुत बेसिक से काम करना है, बहुत। वेरी गुड, ठीक है। और कोई और बताना चाहेगा? ड्रीम्स डिमांड सैक्रिफाइस। ड्रीम्स डिमांड सेक्रीफाइस, ओके लिख सकते हैं। और वेरी गुड, वो चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, जिसके लिए इंडिया को अभी इमीडिएटली अर्जेंट है, ये सोचना ही सोचना है। कुछ चीज़ें बाद की हैं ना, 2047 में इंडिया विकसित भारत हो जाएगा, डेवलप नेशन बन जाएगा, थोड़ा दूर का है ना। इथेनॉल ब्लेंडिंग करनी है, 20%, 30%, 40% पे जाना है, इमीडिएट है, अभी करना है। टूरिज्म में प्रॉब्लम आ रही है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, इमीडिएट है, अभी करना है, ठीक है। टेक्नोलॉजी इनोवेशन में आ रहा है, ब्यूरोक्रेसी में रेड टेपिज्म है ना, और इश्यूज आ रहे हैं, उसको डील करना है। करप्शन एक इमीडिएट इशू है, इसको डील करना है। अगेन 1250 वर्ड में कैसे करोगे उसको? अब जैसे ही मैं आपको ये अप्रोच बताऊंगा ना, तो आप डायमेंशंस जनरेट करोगे। देखो क्या होगा, मैं बोलता हूँ कि जब भी कभी लिखना है इसको पेस्टल की जगह उल्टा कर देना, सेप्टल लिखना, ठीक है। पेस्टल एक्चुअली सब बोलते हैं, सेप्टल वाई आई विल टेल यू। व्हेन यू विल स्टार्ट फ्रॉम सोसाइटी, तो इकोनॉमी पे जंप करना इजी होगा, इकोनॉमी से सोसाइटी पे आना थोड़ा मुश्किल होगा। सोसाइटी से इकोनॉमी पे जा सकते हो, और इकोनॉमी में जो पॉलिसी बनेगी उसकी पॉलिटिकल पे इम्प्लीमेंटेशन पे जा सकते हो।
तो वो हर जगह सेम डायमेंशन यूज़ कर सकते हो ना। उसे ड्रीम्स विच शुड नॉट लेट इंडिया स्लीप में हम सोशल से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले इंट्रोडक्शन एस्से की सिंपली बता देता हूँ। पहले आपको समझ के आया है, ठीक है, और आप एस्से में लिखने क्या वाले हो, ठीक है, एक ओवरव्यू कि आपके आगे लिखने क्या वाले हो एस्से में, वो लिख लेना, क्योंकि उससे क्या होता है कि अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। कुछ लोग डेफिनेशंस लिख रहे होते हैं, है ना, कि मतलब जैसे चलो ये ड्रीम नहीं, अगर वैल्यू एजुकेशन पे पूछा हुआ है या स्कूल एजुकेशन और वैल्यू एजुकेशन पे पूछा हुआ है तो वो डिफाइन करने लग जाते हैं स्कूल एजुकेशन वैल्यू एजुकेशन पे। तो पहला पेज पढ़ के समझ आना चाहिए आप आगे करने क्या वाले हो। दैट मीन्स कि जब पहला पेज इंट्रोडक्शन का खत्म हो रहा होगा, आप यहाँ पे बताओगे कि मैं किस अप्रोच के थ्रू इस एस्से को फॉलो करने वाला हूँ। यहाँ पे आपने इंट्रोडक्शन दे दी ना, जो भी देनी है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन हो गया, ओवरव्यू हो गया, कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताना था, बता दिया। इस पॉइंट पे आकर के आपको बताना है कि मैं एस्से किस अप्रोच से फॉलो करूंगा। मतलब पेस्टल नहीं लिख करके आना कि थ्रू लाइक डेल्विंग इनटू द डिटेल्स ऑफ पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ड्रीम्स विच शुड नॉट लेट इंडिया स्लीप, ठीक है, कि मैं ऐसे करूंगा इसको कवर। तो सोशल डायमेंशन है एक, सोशल डायमेंशन की सब डायमेंशंस होती हैं। सोसाइटी की क्या क्या डायमेंशंस होती हैं, सब डायमेंशन। अगर हम ड्रीम्स की बात करें, सोसाइटी के अंदर ऐसे कौन से ड्रीम्स हैं, ऐसे कौन से सब डायमेंशंस हैं जिनके बारे में इंडिया को काम करना चाहिए। फर्स्ट इज सेक्टर्स की बात करो। फॉर एग्जाम्पल यू आर टॉकिंग अबाउट चिल्ड्रन, यू आर टॉकिंग अबाउट विमेन, यू आर टॉकिंग अबाउट यूथ। यहाँ कुछ भी हो सकता है, यहाँ फार्मर भी हो सकता है। जैसा टॉपिक होगा आप सोसाइटी का वही सेक्शन उठाओगे। फॉर एग्जाम्पल हमने ये 3 चीज़ें लिख ली। सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा कि आप यहाँ क्या लिखने वाले हो। ये 2 तो चलो आपने जो भी लिख लिया, यहाँ इंपॉर्टेंट क्यों होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट पेज इकोनॉमी होने वाला है। और इकोनॉमी यहाँ जिस पे ख़त्म करोगे उसका कोई ना कोई रेलेवेंस इकोनॉमी के साथ होना चाहिए, तो ईजी हो जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं, सोसाइटी में चिल्ड्रन के लिए ऐसे कौन से ड्रीम्स हैं विच शुड नॉट लेट इंडिया स्लीप। वेरी गुड। अब आया एजुकेशन। आई थिंक एजुकेशन थोड़ा बहुत बड़ा हो जाता है, थोड़ा स्पेसिफिक जाओ, क्योंकि 3 ही पॉइंट्स लिखने हैं, थोड़ा अच्छे पॉइंट्स पे जाओ, ठीक है। जैसे माल न्यूट्रिशन है, तो माल न्यूट्रिशन का आपने डेटा पढ़ा होगा, वो डेटा कोड कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, कि न्यूट्रिशन या माल टू इंश्योर न्यूट्रिशन या फिर माल न्यूट्रिशन को टैकल करना, ठीक है, किसी भी तरह लिख सकते हो, सेम मतलब है। देन और क्या हो सकता है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो सकता है, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट भी बता सकते हो उसके साथ। अगर एडॉप्शन लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो। अब याद रखो, यहाँ जिस पॉइंट पे ख़त्म करना है वो स्विच करना चाहिए विमेन पे या फिर एटलीस्ट गर्ल्स पे। तो आप कहाँ ख़त्म करोगे, चिल्ड्रन पे, गर्ल चाइल्ड पे ख़त्म करोगे। फॉर एग्जांपल मेंस्ट्रुअल लीव्स की बात कर सकते हो आप, है ना, कि आपने गर्ल चाइल्ड पे ख़त्म किया। यहाँ बहुत पॉइंट्स हो सकते हैं, यहाँ पोषण अभियान हो सकता है, ठीक है, उसमें लिख सकते हो आप। यहाँ मिड डे मील हो सकता है, उसके बहुत से पॉइंट्स लिख सकते हो। जितने जैसे जैसे घुसोगे पॉइंट्स निकलते जाएंगे। जैसा आपने यहाँ गर्ल चाइल्ड पे ख़त्म किया कि गर्ल चाइल्ड के कोई भी इश्यूज़ हैं, जैसे चाइल्ड मैरिज है, गर्ल चाइल्ड का इशू है इंडिया में, अभी भी सेंट्रल इंडिया में बहुत प्रेवलेंट है। आप विमेन पे आओगे क्योंकि अब स्विच करना ईजी होगा, क्योंकि आपने गर्ल चाइल्ड पे ख़त्म किया। तो जब विमेन पे आओगे तो विमेन के इश्यूज़ क्या है, वी शुड नॉट लेट इंडिया स्लीप। ठीक है, तो चाइल्ड मैरिज जैसे था, तो जैसे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बोल रही है, ठीक है, सेफ्टी है ना, विमेन सेफ्टी, और उसमें एक्ट्स लिख सकते हो वो सारे जितने भी है ना, कि दीज आर देयर बट स्टिल वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं जो हमारे लॉन्ग टर्म इंटेंडेड गोल्स हैं। और क्या हो सकता है विमेन में, दैट इज जेंडर पे पैरिटी, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट, विमेन का कहाँ ख़त्म करोगे, यंग विमेन पे ख़त्म करोगे ना, मेंस्ट्रुअल लीव पे जाओगे। अब जो विमेन जॉब कर रही हैं, है ना, तो वहाँ आजकल कॉर्पोरेट में मेंस्ट्रुअल लीव का कंसेप्ट आया हुआ है ना, जो जब वो होता है प्रेगनेंसी वाली लीव जो होती है, मैटरनिटी लीव्स, वो वाला उसको लिख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है।
तो एडोलसेंट पे लिख सकते हो। फिर जब यूथ पे आओगे तो यूथ पे कहाँ से स्टार्ट करोगे? यूथ के क्या क्या इश्यूज़ हैं? ये तो आपके पर्सनल इश्यूज़ हैं। क्या बात है, मैंने पर्सनल बोला और आप सीधा ही पर्सनल हो गए। अनएम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट है ना। फिर उसमें लिख सकते हो मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, जो भी वो स्कीम्स आ रही है। इवन अगर JKPSC का लिख रहे हो, यहाँ का पेपर लिख रहे हो, तो यहाँ भी स्किल को लेकर के कुछ स्कीम्स हैं। जैसे अभी युवा एक मिशन चल रहा है ना, जिसमें वो लोन्स दे रहे हैं एंटरप्रेन्योर्स को, वो यूज़ कर सकते हो। नाउ दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। यूथ को आप कहाँ पे ख़त्म करोगे कि आपका नेक्स्ट पॉइंट इकोनॉमी पे आप स्विच कर पाओगे। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप, चलो ठीक है, लेकिन वो चीज़ हमने ऊपर भी लिख ली है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट आपने यहाँ लिखा है ना, इस अनएम्प्लॉयमेंट को यहाँ लिखना चाहिए और यहाँ कुछ और पॉइंट लिखना चाहिए। और जब अनएम्प्लॉयमेंट की बात आएगी तो यहाँ पे हम एम्प्लॉयमेंट को लेकर के जो इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ हैं उसको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या लिख सकते हैं इकोनॉमी में, जैसे इन्होंने बोला था जेंडर पे पैरिटी का, तो जेंडर पे पैरिटी इक्वालिटी की बात कर सकते हैं यहाँ पे, जेंडर पे पैरिटी। ठीक है, और जेंडर पे पैरिटी के रिलेटेड लिख सकते हैं। और मानो अगर हमने यहाँ जेंडर पे पैरिटी लिखा है, हम लास्ट कहाँ खत्म करेंगे कि नेक्स्ट पॉइंट हमारा पॉलिटिकल हो। हाँ प्लीज़ यहाँ थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करो। आई नो दिस इज़ थोड़ा सा बोरिंग है ना, जिसको समझ नहीं आ रहा होगा उसके लिए बिल्कुल बोरिंग होगा, बट जो थोड़ा रिलेट कर पा रहा होगा उसको मज़ा भी आ रहा होगा। हमने जेंडर पे पैरिटी पे ख़त्म किया इसको कि इक्वालिटी होनी चाहिए इकोनॉमी में, है ना, कि आप डेटा कोड कर सकते हो कि विमेन के लिए सेम वेजेस पे कम पैसा मिलता है और कहीं पे बराबर मिलता है, वो बता सकते हो आप। ऐसा होना चाहिए, ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए। या इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर में भी आप रिजर्वेशन का कुछ जो भी आपको लगता है जो न्यूज़ में चल रहा है वो लिख सकते हो। लास्ट इसको कहाँ पे ख़त्म करोगे कि आप पॉलिसी पे जाओगे या पॉलिटिकल पे जाओगे? हाँ, अगर आपका PSA याद है ऑप्शनल, ओके आप कर सकते हो, बाकी को करने में प्रॉब्लम आ जाएगी। आप डेफिनेटली कर सकते हो, बहुत अच्छा पॉइंट है। बेसिक आपको क्या लगता है कहाँ ख़त्म करोगे? टैक्सेशन इम्प्रूवमेंट, GST रिफॉर्म्स। नहीं, पॉलिटिकल रिजर्वेशन फॉर वुमेन। देखो, इसको हम फाइनेंशियल इंक्लूजन पे ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन पे वहाँ भी जेंडर में थोड़ा फ़र्क है। और स्कीम जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना बता सकते हो कि आज भी एक गैप है रूरल अर्बन। ठीक है, आज भी लोग लाइंस में खड़े होते हैं बैंक में पैसे निकलवाने के लिए गांव में, बट M-Pay पे सब हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत से लोगों के अकाउंट्स ही नहीं है। या फिर जो हमने इकोनॉमिक बेनिफिट्स की बात की उसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स के थ्रू ट्रांसफ़र करेंगे, बट वो कब हो सकता है? जब फाइनेंशियल इंक्लूजन होगी। मान लो कि हमारे पास पॉलिसी है, हमारे पास फंड्स भी हैं कि हमें रिलीज़ कर रहे हैं, बट फंड्स पहुंच नहीं रहे हैं। वो कैसे पहुंचेंगे? अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने लाया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स। और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कैसे होगा? जब हर इंसान का बैंक अकाउंट होगा। और बैंक अकाउंट कैसे होगा? जब फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा। और फाइनेंशियल इंक्लूजन करने के लिए पॉलिसी बनानी पड़ेगी। तो नेक्स्ट आप पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन पे जा सकते हो। देखो, ये जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ यही सही नहीं है, कुछ भी सही हो सकता है, बट मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि ये ट्रांजिशंस कैसे होती हैं। ठीक है, पॉलिटिकल को कहाँ ख़त्म करोगे कि आप टेक्नोलॉजिकल पे आ सकते हो। देखो, जैसे मेरे को लगता है अगर पॉलिटिकल में हम पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन और पॉलिसी फॉर्मुलेशन की बात करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स लाइक रेड टेपिज्म की बात कर सकते हैं। ठीक है, और रेड टेपिज्म और जितने ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम्स आती हैं उसको टैकल करने के लिए ई गवर्नेंस की बात कर सकते हैं। एंड वाई? बिकॉज ई गवर्नेंस इज द पार्ट ऑफ इनोवेशन। नेक्स्ट पेज इज टेक्नोलॉजी। तो आप इनोवेशन में उसको, लेकिन ये सोचेगा इंसान ऐसा कब? जब वो प्रैक्टिस करेगा। जब आपने हर टॉपिक पे ऐसे ट्रांजिशंस बनाए होंगे, अब आप सोचो कि आपको पेपर में टाइम लगेगा क्या सोचने में? नहीं लगेगा, क्योंकि आपकी ये ट्रांजिशंस बहुत बारी हो चुकी हैं दिमाग में। समझ आ गया? 5 मिनट में ख़त्म करेंगे। क्वेश्चंस पूछ लो मेरे से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो।
व्हेन शुड कब स्टार्ट करनी चाहिए, लाइक वेरी बिगनिंग और थोड़ा? एस्से राइटिंग के लिए लिसन, इनका क्वेश्चन है कि हमें एस्से की आंसर राइटिंग कब स्टार्ट करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जब से मतलब आपका जीएस का एटलीस्ट 1 या 2 सब्जेक्ट हो गया है, उसके रिलेटेड अगर कोई भी एस्से है वो हफ्ते में एटलीस्ट 1 एस्से तो लिखो। एस्से में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है, मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती पेपर में एकदम स्विच करने की। आपने एक फिलोसॉफिकल एस्से लिखा और फिर एकदम जीएस पे आना है, आप 1.5 घंटे तक वो सोच रहे थे, अब आपको एकदम से अगले 15 मिनट में वो सोचना है। मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी कैसे आएगी, प्रैक्टिस करके आएगी। आपको ऑलरेडी वैसे पहले एक फिलोसॉफिकल एक एस्से लिखना पड़ेगा जनरल, तो एटलीस्ट एक सब्जेक्ट जब हो गया है उसके रिलेटेड अगर आपको कोई लगता है कि जीएस का एस्से हो सकता है, या पीवाईक्यूज उठाओ सबसे इंपॉर्टेंट। मेरी एक बुक भी है एस्से की, पता नहीं वो इसमें पढ़ी है, मैं अगर होगा तो इनको दे दूंगा, वो पीडीएफ छोटी सी है, उसमें पीवाईक्यूज हैं लास्ट में, तो वो देख लेना एक बारी। यस So if we are not good in particular subject and we have to write questions regarding that particular subject, so we feel restrained to write the answer. So how to overcome that? मेरे को ना थोड़ा सा कम सुनाई देता है, ठीक है, तभी मैंने ये नीचे कर दिया। थोड़ा सा प्लीज़ थोड़ा ज़ोर से बोलना। So like I am weak in economics. तो सर मुझे उसके आंसर्स लिखने में प्रॉब्लम होता है, लाइक मेरे को रिस्ट्रेन फील होता है, मतलब मैं आंसर लिख ही नहीं पाती। इवन आई वांट टू, मैं मेरे अंदर वो आता नहीं है कि मैं लिखूँ, क्योंकि मेरे अंदर वो फील है कि मेरे को वो पॉइंट्स पता नहीं है उसमें लिखने क्या है। आपने 2 चीज़ें बोली, लिखने का मन नहीं करता, एक ऐसा था कि मैं लिख नहीं पाती, लिख नहीं पाती, और एक होता है कि अंदर से आते नहीं हैं। जितना टेस्ट जो होती है वो कम हो जाती है, क्या हो जाती है, विलिंगनेस। विलिंगनेस कम हो जाती है। और विलिंगनेस तभी कम होती है, देखो 2 चीज़ें होती हैं, मज़ा तभी आता है पढ़ने का जब नॉलेज जो आप पढ़ रहे हो वो आप रिटेन कर पा रहे हो। रिटेन होगी तो आप आंसर लिखोगे, आंसर लिखोगे अच्छा फील होगा। पढ़ा और लिख नहीं पाए, इसका मतलब प्रॉब्लम कहाँ थी, रिविज़न में। अगर आपको इकॉनमी में प्रॉब्लम आ रही है, आप इकॉनमी को 2 की जगह 4 बार रिवाइज़ करो।